जय हिंद साथियों, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। एशियन हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास, वो अपने अपने एक समुंदर है, एक सागर है, बहुत लंबा चौड़ा उसका सब्जेक्ट और सिलेबस होता है। तो मैंने सोचा मेडिवल हिस्ट्री एक मीडियम पार्ट होता है। देखो, एशियन बहुत लंबा, मतलब सागर है, समुंदर है, और मेडिवल हिस्ट्री वो नॉर्मल है, साधारण है। तो मेडिवल हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे और अंतिम में आधुनिक इतिहास तक लेके चलेंगे। देखो, हालांकि ऐसे कोई सा भी एग्जाम पकड़ लो, इवन आप यूपीएससी देखोगे और बीपीएससी देखोगे। अभी हालांकि बीपीएससी में प्रोटेस्ट हो रहा है, पता नहीं 4 जनवरी को ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, अभी कंफर्म नहीं मुझे मालूम होगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल करके आपको बता दूंगा। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। इवन आप देखोगे सीजीएल और सीपीओ देखोगे तो अगर उसमें हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है तो उसमें ज्यादा मैक्सिमम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको बात करूं यूपीएससी की, तो उसमें एक सिलेबस में बताया गया, प्रीलिम्स के सिलेबस में बताया गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि एक आधुनिक इतिहास का ही पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आंदोलन जैसे कि आजादी की मांग की जब शुरुआत होता है, आधुनिक इतिहास में शुरुआत होता है। भारतीय आधुनिक इतिहास में उसका सिलेबस है। तो वहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे और अंत में ले जाकर के हम आधुनिक इतिहास तक खत्म करेंगे। आधुनिक इतिहास जो हम लोग जैसे खत्म करेंगे, 1940 आजादी की, भारत की आजादी को हम जब जैसे देखेंगे, तो जैसे भारत की आजादी होती है तो उस समय 1940, हालांकि 1946 से भारतीय संविधान का मांग शुरुआत हो जाता है। तो वहां से हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे। तो 1946 से जो संविधान के मांग की जब शुरुआत की जाती है, वहां से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनकर रेडी हो जाता है। तो भी आजादी के बाद का इतिहास है ना। आजादी के बाद का इतिहास है, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, उसके बाद संविधान सभा के द्वारा संविधान का कैसे निर्माण हुआ और संविधान को कैसे लागू किया गया। तो 1950 ईस्वी में संविधान लागू कर दिया जाता है और 1950 के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। कहने का मतलब आजादी के बाद भारत का इतिहास, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। आजादी के बाद भारत का इतिहास वो अलग इतिहास हो जाता है ना, वो अलग इतिहास हो जाता है। अगर आप यूपीएससी, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हायर एजुकेशन मतलब हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां आपको ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के 2024 का आज अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है। तो आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री। तो हेडिंग लगाइए हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री लगाइए हेडिंग में, और उसको 3 अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडियन हिस्ट्री। देखो, मैं जो वर्ड है ना, जो टाइटल, जो ऊपर जो हेडिंग है, मैं इंग्लिश में लिखूंगा। अब वो इंडियन हिस्ट्री सबको पता होगा, भारतीय इतिहास, लेकिन पूरा ही कंटेंट जो जितना मैं आगे यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, जिस भी चीज के बारे में पढ़ा, लेकिन देखो हिंदी मीडियम का ये चैनल है तो मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ जो हेडिंग लिखता हूँ इंग्लिश में लिखूंगा, आप लोग समझ जाना। इंडियन हिस्ट्री तो सबको समझ में आ ही जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इसको लिख लो भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। देखो, मेरी हैंडराइटिंग ऐसा ही है, आज तक मैंने बचपन से अभी तक मैंने कोई संशोधन नहीं किया, तो जो है वही है, आप लोग उसको समझने की कोशिश कर लेना। तो हम लोगों पढ़ने वाले भारतीय इतिहास। देखो, इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। एक प्राचीन इतिहास जिसको बोला जाता है एशियंट हिस्ट्री, और एक होता है मेडिवल हिस्ट्री, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, इसको कह लो एमडी, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला प्रश्न, किस आधार पर बांटा गया? कोई आधार, कोई पैमाना होना चाहिए। तो आप लोग लिखना कि देखो, इतिहास, पहले ही देखो शब्द जो है इतिहास, इसका मतलब क्या होता है इतिहास। तो इसका संधि विच्छेद पढ़ो, आप लोग बचपन में पढ़ोगे ना संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या होता है, 2 अलग अलग शब्द 20 से मतलब काटा जाता है, तलवार से 20 में काटा जाता है। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं, वो हिंदी टीचर पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण का टीचर पढ़ाएंगे। लेकिन जो इतिहास से, इतिहास का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इति जो हास का मतलब होता है कहानी। क्या होता है, कहानी, हिस्ट्री, कहानी। हास का मतलब होता है कहानी। इति में होता है बीता हुआ, पास्ट, बीता हुआ।
आप देखो, जैसे हमने इस वर्ड का, इतिहास का संधि विच्छेद कर दिया, तो कोई भी शब्द या किसी भी शब्द का अगर परिभाषा जाना हो, डेफिनेशन जाना, तो उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। संधि विच्छेद करने से उसका असली मतलब समझ में आ जाता है, उसका मतलब क्या है। तो जैसे हम लोगों ने इतिहास का संधि विच्छेद किया तो क्या निकल आया, बीता हुआ कहानी। तो जैसे हम बीते हुए कहानी को पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इतिहास। अब देखो, अब इतिहास में तो बहुत सारे बीते हुए कहानी, जैसे कल मैंने क्या किया था, कल मैं कहाँ घूमने के लिए गया था, कल मैंने किस चीज के बारे में पढ़ाई किया, किन लोगों से मिला, किन्हें मैंने अच्छे से बर्ताव किया, किन्हें मैंने गाली दिया, किन्हें मैंने आशीर्वाद दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने गाली गलौज का भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास किसे कहते हैं, बीता हुआ। तो बहुत सारी कहानी हो सकती है ना, मैंने किससे मिला, किससे क्या वादा किया, है ना, किससे क्या वादा किया कि हम जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, हम उसके साथ कभी उसके साथ बिना रह नहीं सकते, तुम हमारे बिना रह नहीं सकते। बहुत सारे वादा करते हो ना, प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो, आज नहीं तो कोई नहीं, तुम नहीं तो कोई नहीं, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये जो आप लोग जो प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो, तो ये भी तो कहानी है, जो बीत गई तो कहानी है। लेकिन इतिहास में कौन सी कहानी को पढ़ते, किस इतिहास को पढ़ते? तो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो ये जो लाइन जो रील्स में आप लोग सोर्स में देखते हो वायरल है विकास दिव्य कीर्ति सर जी का, हालांकि मैं भी उनका काफी सम्मान करता हूँ, मेरे ये आदरणीय है, एक गुरु के जैसा, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। विकास देवी कीर्ति सर दृष्टि IAS के वो संचालक है, फाउंडर है। तो इस तरीके से इतिहास में तो बहुत सारा कहानी आ जाता है, जो भी बीत गई वो कहानी। लेकिन किस इतिहास को पढ़े, इतिहास जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसमें किस कहानी को पढ़ेंगे, कौन सी बीते हुई कहानी को पढ़ेंगे? तो क्या इसमें राजा के बारे में पढ़ते, कौन से राजा ने क्या प्रशासन किया, उसके प्रशासन करने की क्या प्रणाली थी, क्या सिस्टम था, क्या उन लोगों के बारे में पढ़ते? जी नहीं। देखो, इतिहास में केवल राजाओं के बारे में नहीं पढ़ते। देखो, आप लोग इतिहास में गांधी जी के बारे में पढ़ा जाता है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, अम्बेडकर साहब के बारे में। क्या जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, क्या वो किसी प्रकार के राजा थे? अरे वो तो दलित समाज से आने वाले व्यक्ति थे, काफी पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति थे। और ये भी नहीं कि वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध थे, मतलब कि काफी शक्तिशाली थे, आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे, ऐसा भी नहीं है। वो गरीब घर से और दलित समाज से आने वाले व्यक्ति थे, तो वो तो राजा थे ही नहीं। तो उनको भी तो इतिहास में पढ़ा जाता है ना। तो इतिहास में किन लोगों को पढ़ा जाता है? केवल राजा के बारे में, ये सभी लोगों के बारे में पढ़ा जाता है। तो आखिर इसका पैमाना क्या होना, मतलब किस आधार पर हम ये जानते हैं, या किस आधार पर ये जाना जाएगा कि इतिहास में हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? देखो, इतिहास में केवल उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी कहानियों से समाज में एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साधारण सा मनुष्य, साधारण सा व्यक्ति हो सकता है, हालांकि मैं अभी मेरे प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ, हो सकता है आने वाले समय में समाज के प्रति मैं अपना कुछ अलग प्रभाव डालूं, है ना, मेरा कुछ अलग प्रभाव रहे, जो समाज के प्रति, एजुकेशन के प्रति मैं कुछ अलग से कुछ पहचान छोड़ करके जाऊं इस यहाँ से। तो जैसे मैंने कुछ पहचान डाला समाज के ऊपर, तो मेरा एक इतिहास बन गया। तो इतिहास में उन्हीं लोगों को पढ़ा जाता है जिन व्यक्तियों के या जिनके व्यक्तित्व समाज पर प्रभाव डालता हो, जिनका समाज पर विशेष प्रभाव डालता हो। आखिर उन्होंने समाज के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के प्रति उनको कोई प्रभाव डाला, उनसे कुछ सीखने को मिला और इस समाज का विकास हो सका। अब समाज का विकास दो तीन रूप से हो सकता है राजनीतिक विकास हो, है ना, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने राजनीतिक में भी योगदान दिया, है ना, राजनीतिक में भी योगदान दिया। और हाल ही में देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनका निधन हो गया, उनका भी योगदान रहा, उनका किसी में योगदान रहा, आर्थिक उनका योगदान रहा। याद करो 1991 इसमें याद करो, जिस समय भारत कंगाली स्तर पर छा गया था, मतलब कंगाली स्थिति पर आ गया था। जो विदेशी मुद्रा भंडार है, महज 15 दिनों, केवल 2 सप्ताह के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। लेकिन उस स्थिति में उन्होंने LPG रिफॉर्म किया, LPG का सुधार किया, तब जाकर के आर्थिक विकास हुआ। तब से लेकर के 1991 से 1991 ईस्वी से लेकर के आज 2024 और 2025 ईस्वी तक, आज तक भारत में से कोई कंगाली स्थिति नहीं आई, कोई आर्थिक समस्या नहीं आई। तो उन्होंने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इतिहास में पढ़ा जाता है, उनको किस परिवेश से, किस दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है, और उनको समाज में उस एक अलग प्रकार से उन्होंने पहचान डाला। समाज में किस रूप से? आर्थिक रूप से। उन्होंने समाज को डोनेट किया, आर्थिक रूप से उन्होंने मदद किया, एक छवि प्रदान किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। तो उनको इतिहास में जाना जाएगा केवल, हालांकि बहुत सारे उनका और भी हो सकता है। मैं इतिहास में तो आपको देखो संक्षिप्त में वर्णन दे रहा हूँ, शॉर्ट तरीके से मैं वर्णन दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतिहास में बीता हुआ कहानी आखिर वो कौन सा कहानी हो सकता है जिसे हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो जिनका समाज में कुछ अलग विशेष प्रभाव डाला हो, उनका एक विशेष प्रभाव समाज में पड़ा हो और समाज का विकास हुआ। तो समाज का विकास 2-3 प्रकार से हो सकते हैं। राजनीतिक विकास हो सकता है, सामाजिक जो मानव का कल्याण का विकास किया हो, या फिर तो उसने आर्थिक विकास किया हो। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किस तरीके से विकास किया? सामाजिक विकास किया, लेकिन किस तरीके से विकास किया? उन्होंने आर्थिक विकास किया। इसलिए उनको भी इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा। 26 दिसंबर को उनका निधन हो गया था, है ना।
तो आई बात समझे, तो इतिहास में केवल राजा के बारे में पढ़ा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक प्रणाली में, हो सकता है उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, उन्हें प्रशासन व्यवस्था में उन्होंने कुछ अच्छा योगदान दिया, समाज में कुछ अच्छा योगदान दिया, प्रशासन व्यवस्था में कुछ अच्छा योगदान दिया, इसलिए राजा को भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन केवल इतिहास में राजा को पढ़ा जाता है ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ये लोग तो राजा थे ही नहीं। तो जब राजा नहीं थे तो इतिहास में कैसे पढ़ा जाता है? तो इतिहास का डेफिनेशन ये होता है कि बीते हुए कहानी को पढ़ा जाता है, लेकिन कौन सी बीते हुए कहानी? जिस कहानी से समाज में विशेष प्रभाव डालता हो, समाज का विकास करता हो, सामाजिक कल्याण का विकास करता हो। उसमें 2-3 प्रकार हो सकते हैं, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, मानव कल्याण का विकास। ये तमाम प्रकार का विशेष प्रभाव डालता हो समाज में, तो उन व्यक्तियों के छवि के बारे में इतिहास में पढ़ा जाता है। आई बात समझ में, इतिहास का क्या वर्णन है कि इतिहास जो बीता हुआ कहानी, किन कहानियों को पढ़ा जाता है। यहां तक समझ में आ गया ना इतिहास क्या चीज है। अब इस इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, लेकिन प्रश्न उठता है किस आधार पर बांटा गया है। तो देखो, इतिहास को जो 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, उसका भी कोई पैमाना होता है, उसका कोई आधार होता है। तो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर जिसका विशेष प्रभाव हो समाज के प्रति पड़ा हो, है ना, समाज में एक विशेष प्रभाव पड़ा हो, और इसको ऐतिहासिक, देखो इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि इतिहास को 3 आधार पर बांटा गया, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। लेकिन आधार क्या होगा? आधार किस आधार पर बांटा गया? यहां देखना, आधार ऐतिहासिक घटना का अगर विशेष प्रभाव समाज के प्रति, समाज कल्याण, विशेष प्रभाव समाज कल्याण लिख लूं यहां पर, समाज कल्याण। देखो, इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और मुख्य रूप से कितने लोग कहते हैं आद्य इतिहास और प्राग इतिहास। वो प्राचीन इतिहास का बात है। जब मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं इसको गहराई से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी बात करें भारतीय इतिहास, जो इतिहास से भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन आधार क्या होगा? हम तो ये भी तो कह सकते हैं ना, जैसे ये फलाना इंसान कह रहा है कि मैं सर 10 भागों में बांटूंगा, ये कह रहा है नहीं मैं 20 भागों में बांटूंगा। कोई इंसान आता नहीं मैं 100 भागों में बांटूंगा। हर एक राजाओं को, हर एक व्यक्तियों का अगर मैं इतिहास पढ़ता हूं तो हर एक भागों में बांटूंगा, तो भाई उसे लाखों इतिहास हो जाएगा। इतिहास को तो हजारों भागों में बांटा गया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है किस आधार पर आपने कह दिया सर कि 3 अलग अलग भागों में बांटा गया? तो देखो, वो आधार होगा ऐतिहासिक घटना। इतिहास का तो मतलब होता है बीता हुआ कहानी, मतलब इतिहास का घटना। तो ऐतिहासिक घटना के आधार पर, लेकिन जिसका विशेष प्रभाव पड़ा हो समाज कल्याण के लिए, और समाज कल्याण में राजनीतिक विकास भी आ गया, सामाजिक विकास भी आ गया और आर्थिक विकास भी आ गया। तो अगर इन सब चीजों पर अगर प्रभाव डालता है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन चीजों पर इतिहास का बंटवारा, वर्गीकरण किया जा सकता है। तो जब हम प्राचीन इतिहास में देखते हैं तो प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ने को मिलता है? तो देखो, प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम चीजों के बारे में, टाइम पीरियड के। और इसके अलावा ये हर्षवर्धन काल के भी बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये तमाम, देखो, गुप्त काल हो गया, हर्षवर्धन काल हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, अशोक साम्राज्य हो गया। इसके अलावा मैंने तो आपको बताया ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तमाम प्रकार जो चैप्टर है प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस इतिहास में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, गुप्त काल के बारे में, हर्षवर्धन के काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, अशोक साम्राज्य, तमाम प्रकार के जो अध्याय, जो चैप्टर है प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। अब आता है मध्यकालीन इतिहास, जहां से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे? देखो, इसमें पहला चैप्टर है अरबों का आक्रमण, भारत में इस्लामों का आक्रमण। भारत में इस्लामों का आक्रमण किस प्रकार से मुस्लिम लोग, हालांकि भारत में कोई मुस्लिम लोग उसमें थे ही नहीं, तो मुस्लिमों कैसे भारत में आगमन होता है, किस प्रकार से मुस्लिम भारत पर आक्रमण करते हैं, और पहला मुस्लिम कौन आक्रमण करता है? पहले तो वो मुस्लिम आक्रमण करेंगे 2 प्रकार से, एक अरबी मुस्लिम करेंगे, एक तुर्की मुस्लिम करेंगे। तो सर्वप्रथम अरबी मुस्लिम आक्रमण करेंगे, पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण करेंगे, अरबों का इस्लामों का आगमन होगा, अरब इस्लामों का आगमन होगा, उसके बाद तुर्क इस्लामों का आगमन होगा।
तो पहले अरबी मुसलमान अटैक करेंगे, तो पहला हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम के, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, आगे बताऊंगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी मुसलमान था, जो पहला बार अटैक करता, ये अटैक करता और चला जाता। उसके बाद जस्ट अगले ही चैप्टर में, ये थोड़ा सा इसका ज्यादा कुछ है, पढ़ना नहीं है अरबी मुसलमान के बारे में, अरबी इस्लाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अरबी मुसलमान की तरफ से एक व्यक्ति आता है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है और रवार का युद्ध होता है, राजा दाहिर के साथ युद्ध करता है, वो चला जाता है, यहाँ से लूटपाट करके चला जाता है। उसके बाद आता है तुर्क मुसलमान आता है, मोहम्मद गजनी आता है, जो गजनी जो आता है, गजनवी जिसको बोला जाता है, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, मोहम्मद गजनवी। 16वां जो आक्रमण किया था, भारत में अटैक किया था, गुजरात में जो शिव जी का मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर, हालांकि वो युद्ध किया था, बहुत सारे युद्ध किया था, बहुत सारे वो यहाँ से लूटपाट करके लेके गया था, लेकिन उसके उस छवि उस मतलब हाईलाइट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे सोमनाथ मंदिर लूटा था, सबसे ज्यादा उसने सोना लूटा था, सबसे सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती उसने लूटा था सोमनाथ के मंदिर में, और अटैक करके लूट करके लेके गया था। वो वहीं से वो प्रसिद्ध हो चुका था। उसके बाद मोहम्मद गजनी का एक गजनवी बोलो या गजनी बोलो, वो गजनी वो राजधानी था, अफगानिस्तान में एक साम्राज्य बना था, गजनी उसका राजधानी था। तो गजनी से आया था, उसलिए उसको मोहम्मद गजनी कहा जाता था, लेकिन उसका वास्तविक नाम मोहम्मद गजनवी था। उसका क्या नाम था? गजनवी था। गजनी बोलो या गजनवी बोलो, दोनों उसी का नाम था। तो गजनवी का एक वो था, गुलाम था, गजनी का एक गुलाम था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी भी भारत में आता, वो भी अटैक करता, वो भी लूटपाट करके लेके जाता है, लेकिन उसका 4 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। देखो, अरबी जब इस्लाम पढ़ोगे तो उसमें केवल मोहम्मद बिन कासिम पढ़ोगे। अरबी मुसलमान आता है, इस्लाम आता है, और अरबी मुसलमान की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम आता है, आकर के लूट के चला जाता है। फिर तुर्क आता है, तुर्क इस्लाम आता है, तुर्क मुस्लिम लोग आते हैं। तो तुर्की मुसलमान आते हैं, तो उसमें पहला आता है कौन? मोहम्मद गजनी। वो भी आता है, लूटपाट करके लेके चला जाता है। फिर उसी का गुलाम आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी आता है, लूटपाट करके चला जाता है। देखो, एक हो गया अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद तुर्क आता है, तुर्क मुसलमान आता है, उसमें 2 लोग आते हैं, मोहम्मद गजनवी जो सोमनाथ के मंदिर लूटा था, जो फेमस हुआ था। उसके बाद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का 2 चीज याद रखना। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते। फिर द्वितीय युद्ध अगले साल हुआ था 1192 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध में उन्हीं के साथ हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये उत्तरी में भारत की बात बता रहा हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, उनको मारा जाता है, वो मतलब युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद तृतीय युद्ध होता है चंदावार की युद्ध, जो राजा जयचंद के साथ होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वो ससुर थे, राजा जयचंद। तो राजा जयचंद के साथ युद्ध होता है, तो वो भी 1194 ईस्वी में वो भी युद्ध में हारे जाते हैं। तो इस प्रकार से मोहम्मद गोरी 3 युद्ध जीत जाता है। और तृतीय युद्ध त्राइन का युद्ध होता है, वो अध्वनि, वो मैं पढ़ाऊंगा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाऊंगा। जब इल्तुतमिश पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा तृतीय युद्ध हुआ था, वो उसका कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन 2 युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी, जो एक पृथ्वीराज चौहान जो जीत जाते हैं, दूसरा जो पृथ्वीराज चौहान जो 1192 ईस्वी में होता है, वो हार जाते हैं। फिर तृतीय चंदावार की युद्ध होता है राजा जयचंद के साथ। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किसमें क्या पढ़ाना है, मैं आगे पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको। तो इस प्रकार से मोहम्मद गोरी 2 युद्ध 3 युद्ध करके लड़ाई करके चला जाता है। 1206 ईस्वी में, डेट याद रखना, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाता है। उसके 4 गुलाम होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यल्दोज, कुवाचा। देखो, यल्दोज को तो मिल जाता है कुवाचा, यल्दोज और कुवाचा। तो देखो, कुवाचा चल जाता है उसको लाहौर वाला सिंध, जो अभी वर्तमान समय में है पाकिस्तान में, जो सिंध है, पाकिस्तान में सिंध और लाहौर है। तो कुवाचा को सिंध वाला भूमि मिल जाता है ना, उसको क्षेत्रफल मिल जाता है। और यल्दोज को मिल जाता है वो गजनी वाला, जो अफगानिस्तान वाला है। अफगानिस्तान उसमें जो साम्राज्य बना था ना, तो उसका जो राजधानी रखा गया था गजनी। तो यल्दोज देखो, मोहम्मद गोरी का 4 गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, यल्दोज और कुवाचा। तो ये 4 गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी तो मर गया था 1206 ईस्वी में। अब इन 4 गुलाम को क्षेत्रफल का बंटवारा करना था। तो किनको क्या क्या मिला? तो कुवाचा जो था उसको सिंध और लाहौर मिल गया। कहाँ मिला था वो? देखो, सिंध और लाहौर वर्तमान समय पाकिस्तान में, लाहौर तो बोला, लाहौर और सिंध कहाँ है? वो लाहौर और सिंध अभी वर्तमान समय, उस समय तो अखंड भारत था, भारत का हिस्सा था ना। तो वर्तमान समय में लाहौर और सिंध कहाँ? पाकिस्तान में। तो कुवाचा को मिल गया था सिंध और लाहौर मिल गया था। यल्दोज को मिल गया था राजधानी, वो वाला राजधानी गजनी वाला राजधानी मिल गया, जो अफगानिस्तान में। तो यल्दोज को गजनी वाला राजधानी मिल गया। और बच गए 2, एक बख्तियार खिलजी बच गया और कुतुबुद्दीन ऐबक बच गया। देखो, बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति है जिसने सबसे समाज में माना जाता है कि उसने बहुत गंदा काम कर था। देखो, एजुकेशन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सबसे घृणित कार्य, सबसे मतलब गंदा कार्य किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी क्या कहता है? उसमें बिहार आता है, बिहार स्टेट आता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट आता है। नालंदा एक स्थान का नाम है, मैं उसी नालंदा की धरती से हूँ। आई बात समझ में? मैं उसी नालंदा की धरती से हूँ, तो मैं क्यों ना उसे घृणा करूं, क्यों उस इंसान से नफरत करूं? अगर मैं वर्तमान समय में, वर्तमान पूरे जीवन काल में अगर सबसे ज्यादा मैं घृणा, सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो बख्तियार खिलजी से। क्योंकि मैं जिस धरती से हूँ, जिस नालंदा धरती से हूँ, उस नालंदा
धरती में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो अखंड भारत का निर्माण, मतलब कि जो अखंड भारत उस समय था, उस अखंड भारत से सभी लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। केवल भारत से नहीं, मैं बताता हूं आपको, श्रीलंका, रसिया और इसके अलावा रूस, चाइना और इधर म्यांमार, उसमें बर्मा कहलाता था, बर्मा और अफगानिस्तान, मतलब तमाम देशों से वहां पढ़ने के लिए आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। वहां विश्व गुरु, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय ने एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक ऐसा यूनिवर्सिटी था, एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जो अखंड भारत को एक विश्व गुरु का दर्जा दिया था। तो मैं कैसा ना उस इंसान से मैं घृणा करूं, नफरत करूं। उस इंसान ने आया था और उस नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, जला करके राख कर दिया था। अरे यार, इतना ही तुम्हें नफरत था तो उस यूनिवर्सिटी को, नालंदा विश्वविद्यालय को नाम बदल देते अपने नाम से। जैसे बिहार शरीफ एक शहर का नाम है, तो बिहार शरीफ शहर का नाम किसने नाम रखा था? बख्तियार खिलजी तो ना, उसी ने तो नाम रखा था बिहार शरीफ का नाम, उसी ने रखा था ये नाम। और एक बख्तियारपुर, अरे बिहार शरीफ से लगभग पौने घंटे का रास्ता, 1 घंटे का रास्ता है बख्तियारपुर एक शहर का नाम है, एक जंक्शन का नाम है बख्तियारपुर। उसी बख्तियार खिलजी ने रखा था, उसके नाम से चल रहा है एक शहर, अब बिहार शरीफ उसी ने नाम रखा था। सोचो, और उस इंसान ने नाम ही रखा था तो नालंदा विश्वविद्यालय उसका नाम चेंज कर देता या अपने नाम से रख देता, बख्तियारपुर विश्वविद्यालय रख देता, है ना, बख्तियार जो उसका नाम था ना, बख्तियार खिलजी विश्वविद्यालय रख देता, नाम चेंज कर देता, अपने नाम से विश्वविद्यालय बना देता। लेकिन क्या जरूरत है यार विश्वविद्यालय जलाने के लिए? एजुकेशन तो हम लोग को आज तक मिलता है, ताकि ये पता चलता है कि जो नालंदा तो माना जाता है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतने ज्ञान का वहां पर भंडार था, इतना ज्ञान का भंडार था कि आज की डेट में पूरे यूनिवर्स में भारत को एक गुरु की नजर से देखा जाता, इतने उसमें शिक्षा का, ज्ञान का भंडार था। लेकिन उस बख्तियार खिलजी ने पूरा तहस नहस कर दिया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उसने जलाकर, मतलब कि अगर माना जाता है कि उस समय जब जलाया गया था तो 6 महीने तक उसमें मतलब कि आग जलता रहा। हालांकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उसमें अभिलेख हुआ करते थे, मतलब जो ब्रिज के जो खाल होते हैं उस पर लिखा जाता था, तो उसमें पेपर नहीं थे। तो ये माना जाता है उसमें 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक जलता रहा। सोचो, इतना नफरत हो उसे भारत से या हमारे बिहार नालंदा की धरती से उसे। तो ये हो गया बख्तियार खिलजी। एक और बचे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत की जाएगी, है ना, एक दिल्ली की सत्ता की निर्माण शुरुआत की जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा दिल्ली सल्तनत काल। एक यहाँ से नया टाइम पीरियड का शुरुआत हुआ, एक नया काल का शुरुआत हुआ, दिल्ली सल्तनत काल। याद रखना, दिल्ली सल्तनत काल की नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखा गया था। यह निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। बताओ, दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत किसने किया? दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना किसने किया? या दिल्ली सल्तनत काल की नींव किसने रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और दामाद भी था, और उसके 4 गुलाम थे, और चारों गुलाम में सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे शक्तिशाली गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली की गद्दी से सौंपा गया था, दिल्ली के सत्ता उसे सौंपा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके दिल्ली साम्राज्य से सौंप दिया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत की गई थी, नींव रखी गई थी, और वहीं से शुरुआत होता है एक वंश, एक जिसका नाम है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, या किसके द्वारा नींव रखी गई थी, या किसके द्वारा स्थापना किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, एक टाइम पीरियड है, एक काल, जिस प्रकार से मैंने बताया ना 3 इतिहास है, तो इस प्रकार से एक काल, एक पीरियड का शुरुआत किया गया था, जिस पीरियड का नाम है, पीरियड का हिंदी होता है काल। तो जिस काल का शुरुआत किया गया था उस काल का नाम है दिल्ली सल्तनत काल। सल्तनत काल की शुरुआत किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उस काल में एक वंश की स्थापना किया गया था, गुलाम वंश, है ना। क्या स्लेव डायनेस्टी, इंग्लिश में कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का हिंदी होता है गुलाम, और डायनेस्टी का हिंदी होता है वंश। देखो, मैं बार बार आगे शब्द का प्रयोग करूंगा, डायनेस्टी। व्हाट इज डायनेस्टी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेस्टी? डायनेस्टी का हिंदी होता है वंश। तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की शुरुआत किया जाता है, और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दामाद भी था, गुलाम था और दामाद भी था। तो भाई, गुलाम के द्वारा किसी चीज का स्थापना किया जा रहा है, तो उस वंश का नाम ही रख दिया गुलाम वंश। एक गुलाम के द्वारा एक वंश का शुरुआत किया जा रहा है, एक वंश की स्थापना किया जा रहा है, इसलिए उस गुलाम के नाम से गुलाम वंश का स्थापना कर दिया गया, उस वंश का ही नाम रख दिया गया गुलाम वंश। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो बताओ, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके अलावा देखो, दिल्ली सल्तनत काल में केवल गुलाम वंश नहीं, 5 वंश की शुरुआत होता है। देखो, यहाँ तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ मैं केवल ऐबक लिखता हूँ, तो ऐबक से समझ जाना कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पीरियड की शुरुआत किया गया था, DSP, दिल्ली सल्तनत पीरियड का शुरुआत किया गया था। इसमें 5 वंश आते हैं। कितने डायनेस्टी आता है? 5 वंश आता है। वंश को इंग्लिश में कहा जाता है डायनेस्टी। तो 5 वंश आता है, जिनमें से एक ऐसा वंश होता है जिसका नाम है गुलाम वंश। तो गुलाम के द्वारा, ऐबक खुद गुलाम था, तो गुलाम के द्वारा एक वंश की शुरुआत किया जाता है, जिस आधार पे
फिर से एवक एवक खुद कुतुबुद्दीन एवक खुद एक गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो एक गुलाम के द्वारा एक वंश की स्थापना किया जा रहा है, इसीलिए एक गुलाम के द्वारा वंश की स्थापना किया जा रहा है, तो उस वंश का नाम रख दिया गया तो गुलाम वंश। तो गुलाम वंश, सलेम डायनेस्टी, गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम मत लिख देना, गुलाम लिखना, ठीक। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत काल का नींव किसने रखा? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का स्थापना या संस्थापक, संस्थापक बोलो या स्थापना बोलो, या किसने नींव रखी? एक ही प्रश्न होगा, एक ही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा 5 वंश, देखो गुलाम वंश एक वंश हो गया, इसके अलावा और 5 वंश। तो 5 वंश का एक ट्रिक है, मैंने खुद से बनाया, GKTSL। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसको दिमाग में, अपने जहन में, अपने अंदर आत्मा में बैठा लो, पूरा दिमाग में घुसेड़ लो। ये ट्रिक है। दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश की स्थापना की गई थी, 5 वंश, जिनमें से एक वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपको पता चल गया। लेकिन इसके जैसा और 5 वंश की स्थापना की गई थी। तो कौन कौन सा था? पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। फिर से गुलाम वंश, खिलजी वंश, कैसे खिलजी, तीसरे तुगलक, ऐसे सैयद, ऐसे लोदी। सबसे दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश लोदी वंश, और दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं सभी वंश जितने भी है ना, इन सभी वंश के संस्थापक पढ़ाऊंगा, किन व्यक्ति के द्वारा इस वंश की शुरुआत की गई थी। तो मैं तो पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाऊंगा ना। अभी मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक रोड में बता रहा हूँ कि हम लोग की जो गाड़ी है, इतिहास की जो गाड़ी है, किस तरीके से हम अपने गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, अपने ट्रेन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे समाज में, ये स्टूडेंट में बहुत हवा बन गया यार, इतिहास इजी है, नो डाउट, बहुत इजी है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इसमें रटना बहुत पड़ता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। इतिहास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना यार। अब देखो इन इतिहास का आधार माना गया। जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि मैं पॉलिटी, तो मेरा चल रहा है, कम से कम 25 से 30 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए, और फिर दोबारा से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लगता है 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट करवा दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया, और पार्ट 3 मौलिक अधिकार मेरा भी आने वाला है, लेक्चर आने वाला है। तो मेरा ये सेकंड सीरीज स्टार्ट में कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कितने सारे मेरे पॉलिटिकल लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप लोग बताना, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखा है, तो एक इतिहास आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, जो संविधान है, पॉलिटी में संविधान को पढ़ते हैं, तो संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, इसका विकास कैसे हुआ। तो आप लोग पढ़ोगे किस प्रकार से ब्रिटिश का आगमन होता है, अंग्रेजों को आगमन होता है, तो अंग्रेज तमाम प्रकार के नियम कानून लाते हैं, तो वहीं से अधिनियम का शुरुआत होता है, तमाम प्रकार के अधिनियम आते हैं, उसी अधिनियम से शुरुआत होते 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 संविधान का विकास होता है, भारतीय संविधान का विकास होता है। जो एक यार लक्ष्मीकांत पढ़ते, उसमें एक चैप्टर है डेवलप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास यात्रा, एक जर्नी है, जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विकास यात्रा, डेवलपमेंट जर्नी है। तो उस जर्नी को पढ़ोगे, उस डेवलपमेंट जर्नी को पढ़ोगे, और एक चैप्टर है अपने आप में, बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम उस चैप्टर को कंप्लीट करने में 1 सप्ताह लग जाता है। अब लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिटी का, उस चैप्टर को कंप्लीट करने में मिनिमम 6 से 7 दिन लग ही जाते हैं। मतलब अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे, तो 6-7 दिन लग जाते हैं। सोचो, वो एक चैप्टर, और उससे पूरा इतिहास को पढ़ना है, कैसे अंग्रेज भारत में आता है, किस प्रकार से नियम कानून लाता है, उसी नियम कानून से आगे चल के विकास होते 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 भारतीय संविधान का जन्म होता है। संविधान का जन्म होता है, संविधान का स्ट्रक्चर तैयार होता है, तब जाकर भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। तो उसमें भी इतिहास छिपा हुआ है यार। जैसे मैंने आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि 1991 में क्या हुआ था। मतलब भारत की स्थिति इस तरीके से हो गई थी ना, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन जो करेंसी का जो भंडार है, वो शून्य हो चुका था। हमारे पास शून्य नहीं हुआ था, कम से कम 15 दिन को, मतलब मिनिमम 15 दिन के लिए हमारे पास वो भंडार बचा था। जो फॉरेन करेंसी है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो केवल 15 दिनों के लिए बचा था। तो वो क्या है, अपने हिस्ट्री है ना भाई, वो तो हिस्ट्री है, तो इतिहास में ही पढ़ा जाएगा। तो इसे इकोनॉमिक्स से भी इतिहास से कहीं ना कहीं लिंक करता है, और पॉलिटी तो भाई पूरा कंप्लीटली लिंक करता है। केवल देखो, केवल एक ही चैप्टर नहीं है, जैसे कि विकास जर्नी को देखोगे आप लोग। इसके अलावा संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, संविधान सभा में तो बहुत सारे लोग थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, और इसके अलावा गांधी जी थे, अम्बेडकर साहब तो भाई जनक माना जाता है भारतीय संविधान का, तो अम्बेडकर साहब थे। इन तमाम चीजों के बारे में इतिहास में तो वर्णन है, इतिहास में तो पढ़ोगे। आजादी के बाद भारत का इतिहास, है ना, 1947 जो भारत की आजादी मिली थी, उसके बाद भारत का इतिहास पढ़ोगे। इसके अलावा राज्यों का एकीकरण, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ोगे। उसके बाद रीगठन, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन पढ़ोगे, किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो ये भी क्या अपने पे इतिहास है भाई, भारत आजादी के बाद भारत का इतिहास, तो ये भी तो इतिहास है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी लिंक करता है, इकोनॉमिक्स से भी लिंक करता है, तो ये तमाम प्रकार की चीजों को इतिहास से भी लिंक करता है। अब ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो ज्योग्राफी में पढ़ोगे मानव का विकास, ज्योग्राफी में हालांकि उतना लिंक नहीं करता हिस्ट्री से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लिंक करने को, जब मैं ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हिस्ट्री से लिंक करता है। तो समझ लीजिए हिस्ट्री जो है ना आधार है,
सब अगर इतिहास आपका अगर मजबूत नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट आपका मजबूत नहीं हो सकता। आप पॉलिटी में बादशाह बनना चाहते हो, मतलब कि अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो पॉलिटी में, इवन आप हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, इन तमाम चीजों में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, मजबूत बनाना चाहते हो, तो इतिहास आपका आधार है। अगर इतिहास में अगर आपको समझ नहीं है ना, तो आपको कैसे बोलोगे यार मैं पॉलिटी में एक्सपर्ट हूँ, किस प्रकार से बोलोगे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कहां से विकास की यात्रा शुरुआत हुआ? आज जो वर्तमान समय जो राष्ट्रपति का जो पद देख रहे हो ना, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, एक ही पद होगा। तो ये राष्ट्रपति का पद कहां से आया? जब भारत में जो आगमन हुआ था, ब्रिटिश का आगमन हुआ था, जब भारत में अंग्रेज आया था, तो उसने एक पद लेकर के आया था। क्या पद था? गवर्नर। तो गवर्नर का पद था। तो आगे चल करके जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया गवर्नर नहीं होगा, वो गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल आगे विकास करते 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 वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। वो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर आगे जाकर पूरा कंप्लीट भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब जैसे ही गवर्नर जनरल भारत का बना, उसके बाद क्या बनी? उसके बाद वाइसराय बन गया। अब वाइसराय, तो वाइसराय, अंतिम वाइसराय कौन था? तो अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था वो, तो अंतिम वाइसराय था। तो वही अंतिम जो वाइसराय जो शब्द है ना, वॉइस रॉय, इंग्लिश में वाइस रॉय कहा जाता है। तो वाइसराय जो अंतिम वाइसराय था, उसी को तो पद बदल करके राष्ट्रपति पद बदल दिया गया। तो ये कहां से शुरुआत हुआ? तो ये तो अपने अपने इतिहास है भाई। किस प्रकार से गवर्नर पद आया, गवर्नर जनरल से रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल बन गया, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, वही आगे चलकर वाइसराय पद बन गया, मतलब वही पद है, पद वही है, वो आगे चलकर वाइसराय बन गया। तो अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था, अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था, माउंटबेटन से याद रखिए। तो अंतिम वाइसराय था, वही वाइसराय जो पद है वाइसराय, वही वाइसराय को बदलकर राष्ट्रपति पद घोषित कर दिया गया। तो आज जो वर्तमान समय जो राष्ट्रपति देख रहे हो ना, उसकी शुरुआत कहां से ओरिजिन हुआ? वो गवर्नर से स्टार्ट हुआ था, गवर्नर जनरल से स्टार्ट हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल से स्टार्ट हुआ था। तो ये अपने अपने इतिहास है भाई। अब बोलोगे पॉलिटी में एक्सपर्ट हूं, कैसे बोल सकते हो पॉलिटी में एक्सपर्ट हूं? बिना इतिहास के आप कैसे बोल सकते हो मैं पॉलिटी में एक्सपर्ट हूं? इवन आप इकोनॉमिक्स देखोगे, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे ऐसे चैप्टर मिलेंगे जो इतिहास से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, में ये नहीं कह रहा प्रत्यक्ष रूप से, आप प्रत्यक्ष रूप से लिंक करेगा, तो कैसे बोलोगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी में कैसे एक्सपर्ट बोलोगे? तो इतिहास उसका आधार है। इवन याद करो, हालांकि मैं अपना अतीत याद करता हूँ, अपना जो इतिहास जब मैं अगर याद करता हूँ, अपना मैं इतिहास याद करता हूँ, जब मैं अपना स्कूल टाइम में था, 7th 8th क्लास में था, तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत था इसी सब्जेक्ट से, इतिहास से। इसी इतिहास से मुझे सबसे ज्यादा नफरत था। नफरत कह लो या फिर तो समझ लो, मैं इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहता यार। हालांकि मुझे समझ में आ जाता था, लेकिन अगले दिन में भूल जाता था। ये कहानी है ना, एक समझे एक स्टूडेंट के बीच में एक हवा बन गया, एक अफवाह फैल गया कि दिन पढ़ो तो रात सफा। ये सबसे ज्यादा बेवफा सब्जेक्ट माना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ तो कहता है ना कि भैया देखो, सब सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एक सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे नफरत है तो इतिहास से, क्योंकि इतिहास सबसे बड़ा बेवफा है। क्यों बेवफा है? दिन पढ़ो तो रात सफा, रात पढ़ो तो दिन सफा। मतलब कि आज मैं पढ़ाऊं तो कल मैं भूल जाऊंगा, तो अगर मैं कल पढ़ूंगा तो परसों भूल जाऊंगा, ये कंफर्म है। ये ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा स्टूडेंट का मानना है। ये समझ लिया एक प्रकार से अफवाह फैल गया। और यकीन मानो, इतिहास से बेहतरीन सब्जेक्ट कोई नहीं होगा। हालांकि मेरे भी उस समय में ना समझ था, मेरे अंदर उतना मतलब कि उतना समझदारी नहीं थी। जब मैं स्कूल टाइम में था, 7th 8th क्लास में था, तो सबसे ज्यादा मुझे मतलब प्रॉब्लम यही सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डाला है कि इतिहास को कैसे समझेगा, इसमें डेट इतने सारे होते हैं, याद करना डेट मुझ पर छोड़ो ना यार। मैं बोल रहा हूँ कि इतिहास में रट्टा मारने नहीं दूंगा। डेट आपको एकदम दिल और दिमाग में, आपका डीएनए में घुसा दूंगा मैं आपको, इस बात की मेरी गारंटी है। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। कोई भी सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, एक्सपर्ट बनना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो इतिहास का आधार है। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, किस तरीके से संविधान का विकास हुआ। इवन मैंने आपको 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था, एलपीजी सुधार हुआ, तो वहां भी इतिहास से लिंक करता है कहीं ना कहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास से लिंक करता है। तो इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो हम लोगों ने देखा मध्यकालीन इतिहास में ये पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल के पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश आ जाता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब लोधी वंश का अंतिम संस्थापक होता है इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी एक युद्ध करता जिससे बोलते हैं निर्णायक युद्ध। क्या? हालांकि हम इसे बोलते हैं समझदार इंसान कहेगा कि वो एक प्रकार से निर्णायक युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का क्या नाम था? प्लासी का युद्ध, पानीपत को, माफ करना, पानीपत का युद्ध। इब्राहिम लोधी अंतिम युद्ध लड़ता है, एक प्रकार से निर्णायक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था?
तो लोधी वंश का किस काल का है? तो दिल्ली सल्तनत काल का है। तो लोधी वंश अंतिम वंश है। लोधी वंश अंतिम वंश है और अंतिम वंश का अंतिम संस्थापक अर्थात लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का संस्थापक तो बहला लोधी हो जाएगा, लेकिन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश हो जाएगा लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम राजा, अंतिम सुल्तान या अंतिम शासक तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी तो लड़ेगा बाबर के साथ। इब्राहिम लोधी लड़ेगा बाबर के साथ, जिसे हम बोलते हैं निर्णायक युद्ध हम बोलते हैं। और यहाँ से निर्णय लिया जाएगा कि बताओ जो दिल्ली सल्तनत काल है क्या वही काल आगे बढ़ता रहेगा या कोई दूसरा काल का शुरुआत हो जाएगा या दूसरा डायनेस्टी का शुरुआत हो जाएगा। ये प्रकार से निर्णायक युद्ध था, निर्णय लेने वाला युद्ध था। क्योंकि देखो लोधी वंश है ना, उसका अंतिम राजा है इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक है लोधी। अब इसको ये बताना है कि मुझे अपनी गद्दी बचाना है या दूसरी गद्दी को सौंपना है। मतलब कि यहाँ से जिस वंश का जो चल रहा था, लोधी वंश चल रहा था, ये लोधी वंश का यहाँ पतन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये यहाँ से नया वंश की शुरुआत हो जाएगा। ये प्रकार से निर्णायक युद्ध था, निर्णय लेने वाला युद्ध था कि बताओ जो लोधी वंश चल रहा है वो समाप्त होने वाला है या दूसरे वंश का शुरुआत होने वाला है, मतलब समाप्त हो जाएगा या नहीं समाप्त होगा। ये प्रकार से निर्णायक युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, याद रखना, लोधी वंश के अंतिम संस्थापक अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो बाबर के साथ। याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोधी के एक घमासान युद्ध हुआ था जिसका बोलते हैं पानीपत का युद्ध। और पानीपत कोई खास नाम नहीं है, ये पानीपत एक जगह का नाम है। एक पानीपत एक जगह का नाम है, उसी पानीपत जगह पर एक युद्ध हुआ था, उसी आधार पर बोला जाता है कि पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। देखो मैं यहाँ पर केवल लेक्चर नहीं दे रहा, कितना जीके बन रहा है, कितना स्टैटिक जीके बन रहा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ बाबू पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? डेट बताओ। 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। ये किस प्रकार का युद्ध था? तो ये प्रकार से निर्णायक युद्ध था। यहाँ से अगर मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए कि मुझे डिटेल्स में बताओ इसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इसे हम कौन सा युद्ध बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बताओ। तो सर इसे हम बोलेंगे 1526 ईस्वी में हुआ था। ये एक प्रकार से हाँ इसे तो बोलते हैं पानीपत का युद्ध। ये पानीपत एक जगह का नाम है, इसी आधार पर इसका नाम रख दिया गया पानीपत का युद्ध। और ये एक प्रकार से निर्णायक युद्ध हुआ था। ये निर्णायक युद्ध क्या है? यहाँ से डिसाइड लेना था कि जो अंतिम वंश है, अंतिम जो डायनेस्टी जो चल रहा है, लोधी वंश का जो अंतिम डायनेस्टी चल रहा है, किसका? दिल्ली सल्तनत काल का जो लोधी वंश अंतिम वंश है, वो वंश समाप्त होने वाला है या दूसरा वंश आने वाला है। ये एक प्रकार से निर्णायक युद्ध था। और किसके किसके बीच में युद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर किसे मतलब यहाँ से बाबर की जीत हो जाती है, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इसके बाद निर्णय क्या होता है, क्या अंतिम रिजल्ट निकल के आता है? तो 1526 में इब्राहिम लोधी बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध हुआ था, पानीपत एक जगह का नाम है। तो इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है। अब भैया कोई हार जाएगा, अंतिम राजा अंतिम शासक है, लोधी वंश का अंतिम शासक जब हार जाएगा तो यहाँ पर कोई राजा ही नहीं बचेगा। तो इस वंश का पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है। तो लोधी वंश समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। कब? 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी परास्त हो जाता है, हार जाता है, पराजित हो जाता है, अर्थात लोधी वंश समाप्त हो जाता है, पतन हो जाता है। और जीत किसकी होती है? बताओ जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है। और जैसे बाबर की जीत होती है वहां से एक नया वंश की शुरुआत होता है, क्योंकि ये वंश समाप्त हो चुका है, अंतिम राजा मर चुका है, हार चुका है। तो यहाँ से नया वंश की शुरुआत होता है जिसे हम बोलते हैं मुगल डायनेस्टी, हिंदी में बोलते हैं मुगल वंश। तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की शुरुआत होता है। मुगल वंश। आपसे यहाँ एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ मुगल वंश का स्थापना कब किया गया था? तो 1526 ईस्वी में। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बताओ मुगल वंश का संस्थापक कौन है? मैंने ये कभी नहीं बताया अभी तक कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, लेकिन यहाँ से अनुमान, यहाँ से दिमाग दौड़ना शुरू हो गया कि भैया बाबर तो जीत गया, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन बनेगा? मैंने अभी तक बताया नहीं, लेकिन आप लोगों ने दिमाग लगा लिया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर होगा, क्योंकि उसने युद्ध जीत चुका भाई, क्योंकि लोधी वंश तो समाप्त हो चुका, पतन हो चुका। अब जीता कौन है? बाबर। मैंने ये बताया आपको कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर होगा, लेकिन आपका दिमाग दौड़ चुका है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन होगा, प्रथम शासक कौन होगा, प्रथम राजा कौन होगा, मुगल वंश की नींव किसके द्वारा रखी जाएगी। कितने सारे जीके यहाँ से खुल रहे हैं। देखो इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट पढ़ाई। अरे यार मैं बहुत सारे टीचर को देता हूँ, ट्रिक पढ़ा रहा है, ट्रिक मतलब ट्रिक पर रट्टा मारा रहा है यार, उसको कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा यार, उसके क्या दिमाग दौड़ पाएगा? अगर याद रखना कंपटीशन के, ये मेरा बोल्ड स्टेटमेंट, दिस इज माई बोल्ड स्टेटमेंट, ये मैं प्रकार से बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इतिहास को या किसी भी सब्जेक्ट को अब अगर ट्रिक से पढ़ोगे तो याद रखना ट्रिक से पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होता। वो दिमाग डेवलप नहीं कर, वो अपने दिमाग को मतलब कि एक
मतलब छोटा दिमाग बना रहा है, अपने नॉलेज को छोटा बना रहा है। लेकिन कंपटीशन का मतलब ही होता है कंपटीशन, लोगों से साथ कंपटीशन करना। जब लोगों के साथ कंपटीशन करना, क्या यहाँ दो लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है? नहीं भाई, यहाँ दो लोगों के साथ कंपटीशन नहीं चल रहा है। अब ये देखो ना, कितने सारे लोग, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि जितने लोग फॉर्म भरते उतने लोग मतलब कि प्रिपेयर नहीं होते। कितने लोग तो सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है। अगर कितने लोग तो ये समझ रहे हैं कि जब कोई नहीं, एग्जाम दे देंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम देके देख लेंगे। अरे दिल को सुकून तो मिलेगा ना कि हाँ मैंने एग्जाम दिया, रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो एग्जाम देने से, कोई एग्जाम पास करना है नहीं करना है, क्रैक करना है, कोई मतलब नहीं, बस एग्जाम देना है, दिल को सुकून मिलेगा, मतलब कि पछतावा ना हो, बस इसलिए एग्जाम देना है। तो एग्जाम के फॉर्म तो बहुत सारे भरे जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे कम ऐसे जो रहते हैं, जो सिंसियर रहते हैं, मतलब कि जो सिलेबस कंप्लीट किए हुए रहते हैं, उनको ये समझ होता है कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है। तो कहने का मतलब जो कंपटीशन चल रहा है, एक दो लोगों के साथ नहीं हो रहा है भैया, लाखों लोगों के साथ हो रहा है, हजारों लोगों के साथ कंपटीशन हो रहा है। तो आप ट्रिक से पढ़ोगे, ट्रिक से आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब कि यहाँ पर ट्रिक से यहाँ पर दिमाग आपका मतलब कि पर्सनली बंद होगा, खुलेगा नहीं दिमाग से। आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्रकार से निमोनिक सिस्टम है जो इलाहाबाद। देखो, इस टीचिंग प्रोफेशन में आने से पहले भाई मैंने बहुत मेहनत किया था। आप लोगों ने एक जूम एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, उसमें बहुत सारा ना ऑनलाइन मीटिंग लिया जाता है। तो जितने भी इस फील्ड के टीचिंग मतलब जितने प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर लोग, सीनियर प्रोफेसर है, तो उनका एक काउंसलिंग होता है, एक टीचर का काउंसलिंग होता है। उस काउंसलिंग में मैंने अटेंड किया था। और ये कब की बात है, जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर में था, लॉकडाउन के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उस समय मैं ये सब जूम अटेंड किया करता था। मतलब जो प्रोफेसर हुआ करते थे उसके कुछ चार्जेस हुआ करते थे, काउंसलिंग चार्जेस हुआ करते थे। उस समय मेरे पास चार्जेस नहीं हुआ करते थे यार, तो मेरे घर से जो पैसा मुझे मिलता था, उस पैसे से मैं काउंसलिंग किया करता था। मतलब कि सोचो, मैं सबसे कम, सबसे युवा व्यक्ति, सबसे युवा वहां पर लड़का हुआ करता था, सबसे कम एज का हुआ, सारे लोग वहां टीचर हुआ करते थे। तो बस ऐसे ही मैं अपना, पता है क्या, अपना प्रोफाइल को हाइड कर करके, ताकि उन लोगों को पता नहीं चले, मैं दूसरे व्यक्ति का फोटो लगा करके मैं काउंसलिंग में अटेंड करता था, ताकि लगे ये कोई छोटा मोटा, मतलब कि छोटा लड़का नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति है। तो उस काउंसलिंग को मैं अटेंड किया करता था। उस काउंसलिंग में क्या समझाया जाता था, उसमें बताया जाता है कि बच्चों के साथ किस तरीके से वार्तालाप करें, किस तरीके से बच्चों से मतलब बातचीत करें, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे बच्चों को सिखाए। वहां पर कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, समझ लीजिए पहला ट्रेनिंग ही था। तो मतलब वहां टीचर ट्रेनिंग था, अगर साफ साफ शब्दों में बोलूं, वहां टीचर ट्रेनिंग था। बड़े बड़े जो प्रोफेसर हुए थे, जो रिटायर प्रोफेसर थे, उनके अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कैसे बच्चों को ट्रेनिंग देना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रयागराज, जितने भी वहां बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है, JNU हो गया, AU हो गया, ये तमाम प्रकार के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, वो तमाम यूनिवर्सिटी से वहां ट्रेनिंग देने के लिए आते थे। तो मैं तो ऑनलाइन, उस समय तो भाई ऑनलाइन सिस्टम आ गया था, लॉकडाउन, तो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है लॉकडाउन में डेवलप हुआ था, विकास हुआ था। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं उस ट्रेनिंग को अटेंड किया करता था। उसमें यह बताया जाता है कि टीचर को कैसे बच्चे को ट्रेन करना है, किस प्रकार बच्चे को सिखाना है, समझाना है। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट मेथड को समझाया जाता है कि आजकल जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ट्रिक मेथड। अब बच्चे पसंद करते हैं यार ट्रिक, जैसे GK TSL, हालांकि कहेंगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन जहां उचित रहेगा मैं वही ट्रिक बताऊंगा। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए यार। कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, बच्चों का दिमाग खुलता है, और ट्रिक में क्या होता है, बच्चों का दिमाग बंद होता है। अगर ट्रिक डाले GK TSL, बोला ये हो गया, ट्रिक हो गया। लेकिन ट्रिक देखो, मैं क्या बोला, जहां पर उचित होगा वहीं पर मैं ट्रिक दूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, उनका देखो उतना तो माइंड उतना तो डेवलप है नहीं। लेकिन याद रखना, हमेशा पढ़ाई, कंपटीशन के फील्ड की पढ़ाई, इवन मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वहां ट्रिक चल सकता है, वहां उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। कंपटीशन की फील्ड की बात, और आप कंपटीशन की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम, या ग्रुप D से लेकर के UPSC की तैयारी कर रहे हो, या UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगा भाई, यहाँ कॉन्सेप्ट काम करेगा। कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पर ब्रॉड माइंड हो जाता है, दिमाग खुल जाता है, मतलब सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ये होता है कॉन्सेप्ट मेथड। आते अपने मुद्दे, हालांकि बोलने तो बोलो तो मैं लंबा बोलता रहूंगा, लेकिन अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या, कभी मैंने आपको बोला था कि बताओ मुगल वंश का संस्थापक बाबर होगा, मैंने ये बोला नहीं, लेकिन आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि 1526 ईस्वी में जब बाबर जीत जाता है और लोधी वंश समाप्त हो जाता है, तो एक नया वंश की शुरुआत होगा, जिसका हम बोलते हैं मुगल डायनेस्टी, हिंदी में बोलते हैं मुगल वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन होगा, तो बाबर होगा। तो यहाँ से मुगल वंश की शुरुआत हो जाता है, मुगल वंश की नींव रख दी जाती है, और यहाँ से एक नया डायनेस्टी का शुरुआत होता है, एक नए वंश का शुरुआत होता है। कहां से, 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। हालांकि पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था 1556 ईस्वी में। मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना भाई, ये तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, ये भी पानीपत में युद्ध हुआ था। लेकिन अभी इसको याद नहीं रखना, 1556 वाला याद नहीं रखना, अभी बस इतना याद रखना है कि हमारे जो ट्रेंड है किस तरीके से आगे मैं बढ़ाऊंगा। देखो इतिहास, अभी मैं इतिहास शुरुआत नहीं किया, अभी मैं सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया, ये प्रकार से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि
किस काल में, किस हिस्ट्री में, है ना, मेडावल हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। हालांकि प्राचीन इतिहास के बारे में ज्यादा मैंने गहराई से नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम लोग स्टार्ट करें मध्यकालीन इतिहास से, तो इसी में तो मैं गहराई से मैं बताऊंगा ना। तो अभी हम लोग कहां पहुंचे? मुगल वंश तक पहुंच गए। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी। अब मुगल वंश की स्थापना हो चुकी, इसमें भी 5 बड़े बड़े शासक आएंगे। हालांकि शासक तो उसमें बहुत सारे आते हैं मुगल वंश में, लेकिन 5 बड़े बड़े शासक आएंगे जिनके नाम से जाना, मतलब कि जिनके बड़े बड़े शासक हैं जिन्हें अपने काल में कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ गलत काम किए होंगे, जिसकी वजह से वो बड़े शासक बन गए। तो मुगल वंश के शासक के अगर बारे में बोला जाए, जैसे प्रकाश मैंने आपको यह ट्रिक दिया था यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश के बारे में बताओ, तो GKTS गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 ट्रिक मैंने आपको 5 वंश का मैंने ट्रिक दिया। उसी प्रकार से मुगल वंश की जब शुरुआत होती है, जिसकी नींव बाबर से रखी जाती है, इसी प्रकार से 5 बड़े बड़े शासक आते हैं, जिसका ट्रिक है भाजसो। भाजसो, अब देखो भाई बोलते हो ना, BHAI भाई, तो आई की जगह जे लगा दो, भाज सो, भाज सो, BHAJS, भाज सो। अब इसका क्या फुल फॉर्म होगा? तो बी से बाबर, जिसने पानीपत का युद्ध जीता था, प्रथम युद्ध जीता था, और जिसने मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी। तो ट्रिक है भाज सो। देखो मैंने क्या बोला, जहां आवश्यकता पड़ेगी, जहां उचित होगा मैं वहां ट्रिक दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेथड से। तो भाज सो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन लोग की जो स्पेलिंग है ना, इन वर्ड से, इस जो शब्द से स्टार्ट होता है, इस जो लेटर से स्टार्ट होता है। तो बी से बाबर, बाबर का स्पेलिंग बी से होता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक बताओ। मैंने आपको अभी तक कहीं, मैंने आज तक लेक्चर में, अभी तक लेक्चर में मैंने कभी बताया आपको कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन होगा? बताओ। मैंने बताया? नहीं बताया, लेकिन आपका दिमाग दौड़ चुका है। बताओ जरा, मुगल वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक मुगल वंश का। ये ट्रिक है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर के द्वारा रखा गया, लेकिन अंतिम शासक पूछा जाएगा तो बताओ। अरे यार देखो, ये अंतिम शासक यार, मुगल वंश को जो शुरुआत की गई थी, जिसका जो 5 बड़े बड़े शासक थे, भाज, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 5 बड़े बड़े शासक थे। और बाबर से तो स्थापना कर दी जाएगी, लेकिन ये प्रश्न है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन होगा? अरे ये होगा ना औरंगजेब। दिमाग नहीं दौड़ रहा है? अरे मुगल वंश का 5 बड़े बड़े शासक थे, 5 बड़े बड़े शासक थे मुगल वंश के, और नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बाबर, क्योंकि इसने पानीपत का प्रथम। तो बताओ गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? औरंगजेब। देखो मैंने जो बताया, जिस प्रकार से मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश होंगे, मैंने यहाँ पर बताया। तो अंतिम वंश मैंने लिख दिया लोधी वंश। उसी प्रकार से जब मुगल डायनेस्टी की जब शुरुआत हो जाता है, मुगल वंश का शुरुआत हो जाता है, तो जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया भाजसो, बाबर स्थापना करते क्योंकि उसने पानीपत का युद्ध जीता था, लेकिन इसमें मैंने बताया भाजसो, अंत में है ओ, तो ओ से हो गया औरंगजेब। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? औरंगजेब। तो अब से प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ मुगल वंश का संस्थापना, मुगल वंश का स्थापना या संस्थापक या किसके द्वारा नींव रखी गई थी? बाबर के द्वारा। कब रखी गई थी? मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? बताओ मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। क्या मैंने अभी तक पढ़ाया आपको? नहीं, लेकिन कैसे आपका दिमाग दौड़ गया? मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में रखा गया था। 1526 ईस्वी में इसका स्थापना हो चुका था बाबर के द्वारा। किसे हराया था? तो ये इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। उसके द्वारा युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी हार जाते, बाबर जीत जाता है। यहाँ से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होता है। और मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ, ये हुआ था 1526 ईस्वी में, लेकिन याद करो, इतिहास के उस काल को याद करो, इतिहास के उस घटना को याद करो जब पुर्तगाल से वास्को डिगामा आता है 1498 ईस्वी में। 20 मई कोई बोलते हैं, कोई 23 मई बोलते हैं, डेट एग्जैक्टली हालांकि 20 मई होगा, 20 मई होगा शायद। तो 20 मई 14 एग्जैक्ट डेट याद रखो, ईस्वी याद रखो, 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आ चुका था। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह, केरल के जो एक बंदरगाह था, है ना, जो समुद्री के इलाका में जो तट होता है ना, जो बंदरगाह जहाँ पर जहाज रुकते हैं उसको तट बोला, उसे बंदरगाह बोला जाता है। तो समुद्री यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पे आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था, ये वास्को डिगामा आया था। उस समय केरल में कौन शासक था? उसमें केरल में जमोरिन का शासक था। उस समय केरल का राजा जमोरिन था। तो ये 1498 ईस्वी में केरल आ चुका था, अर्थात ये भारत में आ चुका था 1498 ईस्वी में। अब ये यूरोपियन का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है। यूरोपियन यहाँ पर धीरे धीरे आते रहते हैं। अब जैसे पुर्तगाल, जैसे पुर्तगाली आता है, जैसे वास्को डिगामा आता है, उसी प्रकार से 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक कंपनी का स्थापना हो चुका था, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, 1600 ईस्वी में स्थापना हो चुका। लेकिन अंग्रेज के द्वारा ब्रिटिश से आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था और कब आया था? तो कैप्टन हॉकिंस के द्वारा भारत में पहला ऐसा जो अंग्रेज था जो भारत में आया था, कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम ऐसा अंग्रेज था जो भारत में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में। अब देखो, मैं यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में नहीं पढ़ा, मैं यहाँ से थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1498 ईस्वी में यूरोप एक समझ लीजिए
जिस प्रकार से एशिया एक महाद्वीप है, इस प्रकार से यूरोप एक महाद्वीप है ना, यूरोप एक महाद्वीप है। तो उस महाद्वीप से एक व्यक्ति आया था, उस देखो यूरोप एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप में एक देश है, जिस प्रकार से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं। उसी प्रकार यूरोप एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप में एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल से आने वाला प्रथम व्यक्ति और सर्वप्रथम कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। उसी प्रकार अंग्रेज भी आया था, अंग्रेज आया था, उसमें ब्रिटेन कहा जाता है। उस समय अंग्रेज आने वाले अंग्रेज जहां से आ रहे थे उस समय ब्रिटेन कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय उसी ब्रिटेन को नाम बदल तो उनकी छवि इतनी बर्बाद हो चुकी थी ना कि अंग्रेज लुटेरा केवल भारत को नहीं गुलाम बनाया था, चाइना को भी गुलाम बनाया था, अफगानिस्तान को, मतलब कि तमाम देशों को, इंडोनेशिया भी वो लोग गए थे, तमाम प्रकार के देशों को लोगों ने गुलाम बनाया था। तो उनकी छवि ऐसे बर्बाद हो चुकी थी कि भाई ये गुलाम बनाने वाले, उनकी छवि बर्बाद हो चुकी थी। तो उन्होंने ब्रिटेन से नाम बदल के इंग्लैंड रख दिया। अभी वर्तमान समय उनका नाम इंग्लैंड है। तो ये सारे कंट्री कहाँ थे? यूरोप में आते। तो यही से प्रश्न यहाँ पर मैं खड़ा कर रहा हूँ और इसे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरोपियन का आगमन, समझ रहे, यूरोप में तो तमाम देश आ गए। तो यूरोपियन का आगमन की शुरुआत कब हुई थी? 1498 से। यहाँ पुर्तगाल या डच में नहीं बोल रहा, या मैं अंग्रेज ब्रिटेन नहीं बोल रहा, मैं यहाँ केवल इस कंट्री का नाम नहीं ले रहा, पुर्तगाल डच या ब्रिटेन में नाम नहीं ले रहा किसी कंट्री का, मैं बोल रहा हूँ यूरोप। क्योंकि देखो यूरोप तो महाद्वीप है और सारे कंट्री यूरोप में आ गए। तो यूरोप से आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा बताओ? यूरोप से आने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा। यार दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि पुर्तगाल जो डच है ना, ये एक प्रकार से कंट्री है। पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, ब्रिटेन हो गया, एक प्रकार से कंट्री है। ये कंट्री किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। जिस प्रकार से इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान, तमाम जो देश कंट्री है ना, ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। और पूछा जाए अगर मैं कहीं किसी दूसरे देश में अगर कोई मैं घूमने जाता हूँ तो मैं बोलूंगा मैं एशिया से आया हूँ। तो एशिया से आया तो किस देश से आया हूँ? भारत से आया हूँ, मतलब भारत से गया। तो उसी प्रकार से पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ कि यूरोप से भारत में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? वास्को डी गामा हो जाएगा, क्योंकि वही तो आया था पुर्तगाल। हालांकि वो कंट्री पुर्तगाल से आया था, लेकिन यूरोप से आने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा। तो 1498 ईस्वी में यूरोपियन का आगमन हो चुका था। 1498 ईस्वी में यूरोपियन का आगमन हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे इनका प्रभुत्व बढ़ रहा था। ये बहुत सारे लोग भारत में आ रहे थे। उसी प्रकार से 1608 ईस्वी में एक अंग्रेजी व्यक्ति आता है भारत में, ब्रिटेन से आता है, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस वो पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था 1608 ईस्वी में, और केवल बिजनेस के पर्पज से आया था। लोगों में ये फैल गया था कि बिजनेस के पर्पज से आ रहा है, लेकिन उनके मन में कुछ, मतलब जैसे यहाँ पर आए उन्होंने देखा, कल्चर देखा कि हमें सभी राज्यों में एकता नहीं है, तो वो फूट डालो और शासन करो, ऐसा कुछ रणनीति उन्होंने अपनाया कि राज्यों में उसमें कटवाओ, मरवाओ, लड़ाई करवाओ, अब जब ये कट मर जाएंगे, हार जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर शासन करेंगे। तो पहले अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने शासन किया। जब ये 1857 की जब क्रांति होती है, जब पूरा भारत का पूरा शासन व्यवस्था ब्रिटेन के ताज के पास चला जाता है, महारानी के पास चला जाता है, ब्रिटिश ताज के पास चला जाता है, तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कौन शासन करने लग जाता है भारत में? ब्रिटेन वाले, अंग्रेज लोग शासन करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब यहां से लिंक करने की कोशिश करो, 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कब? 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है, और इसका पतन कब होता है? तो 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है 1707 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों का आगमन कब हो गया था? 1608 ईस्वी में। क्योंकि तो हम लोग किसके गुलाम थे? पुर्तगाल के गुलाम थे, या डच के गुलाम थे, या फ्रांस के गुलाम थे, या अंग्रेज के गुलाम थे? ब्रिटेन वाले को हम लोग गुलाम थे, ब्रिटेन वाले को हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों को हम लोग गुलाम थे। तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। हालांकि यूरोपियन का आगमन, पुर्तगाल का आगमन तो 1498 ईस्वी में हो चुका था, लेकिन जिनका मेन जो मकसद था, जो भारत को गुलाम बनाना, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, वो अंग्रेजों को द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजों को द्वारा भारत को गुलाम बनाया गया था। तब उन्हें हम थोड़ा सा ज्यादा लिंक करने की कोशिश करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। हालांकि अंग्रेजों के बारे में, यूरोपियन के आगमन, ये प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री किस तरीके से, बहुत ऐसे कम टीचर देखो तुम्हें मिलेंगे जो 3 अलग अलग खंडों में बांटा गया इतिहास को। इन तीनों खंडों को आपस में कैसे लिंक करना है, कैसे मैच करना है। अब पढ़ रहे मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे अब किस तरह बहुत सारे ऐसे वंश आएंगे, मुगल वंश। देखो तो जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, जैसे भारत में पुर्तगालियों को आगमन होता है 1498 ईस्वी में, जैसे भारत में हुआ था, आया तो दक्षिणी भारत में आया था ना, उत्तरी भारत में आया नहीं था, वो केरल में आया था, दक्षिणी भारत में आया था। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ था तो उस समय उत्तरी भारत में किसका शासन चल रहा था? बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ। जिस समय पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, दिमाग दौड़ाओ, मैंने अभी बताया नहीं है पूरे वीडियो में। जिस समय पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, जिस समय यूरोपियन का आगमन हुआ था, उस समय उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? बताओ जरा। अरे दिमाग दौड़ाओ ना यार, मना कैसे कर रहा है? दिमाग दौड़ाओ। यूरोपियन का आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। तो उस समय उत्तर भारत, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली कहाँ है? उत्तर भारत में या दक्षिणी भारत में? उत्तर भारत में। तो दिल्ली सल्तनत का कब से चला था? गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अरे यार, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था?
गुलाम अब्बास की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? जब ये मोहम्मद गोरी मर गया था, मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में बताया 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी मर गया था, उसका 4 गुलाम था। तो ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी गई थी। कब? 1206 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी, जिसमें गुलाम अब्बास की स्थापना किया गया था। मैं यही तो पूछ रहा हूँ 1200 कब से कब तक चला था? तो ये लोधी वंश तक चला था। लोधी वंश कब इसकी मृत्यु कब हुई थी? कब ये हारा था? 1526 ईस्वी में। कहने का मतलब 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल की नींव रख दी गई थी और 1526 ईस्वी में समाप्त हो गया था। लेकिन मैंने तुमसे प्रश्न क्या पूछा? जिस समय यूरोपियन का आगमन हुआ था, अर्थात पुर्तगाल का प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? दक्षिणी भारत में आया था। लेकिन उस समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल चल रहा था? तो उस समय उत्तर भारत में कौन था? दिल्ली शासन काल चल रहा था। तो ये 1498 की बात है ना, तो 1526 के बीच में, मतलब पहले 1206 के बाद 1526 ईस्वी के पहले, तो 1498 तो बीचों बीच में आता है ना, दिल्ली शासन काल। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी में 1498 आता है। तो उसमें किसका शासन चल रहा था? तो 1498 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था। उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? दिल्ली सल्तनत काल। पावर कैसे होगा रे? पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, कब हुआ था? 98 से। वो कहाँ का था? यूरोप का था। तो मैंने तुमसे प्रश्न क्या पूछा था कि जिस समय यूरोपियन का आगमन हुआ था, तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? तो यूरोपियन का आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? दक्षिण भारत में आया था। तो उसमें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में आप दिमाग लगाओ, तो 1498 ईस्वी में किसका शासन हो सकता है? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली 1526 में तो स्थापना रखा गया ना। 1498 1526 के बाद ये पहले है ना। 1526 के बाद में गुलाम अब्बास की स्थापना किया गया ना। तो 1526 तो पहले 1498। तो 1498 ईस्वी में किसका शासन काल चल रहा था? दिल्ली सल्तनत काल। आई बात समझ? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल मैटर। दिमाग दौड़ाओ। मैंने अभी बताया कि जिस समय यूरोपियन का आगमन हुआ था, तो बताओ उसमें भारत, ये प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैं बार बार इसमें जोर दे रहा हूँ। ये प्रश्न ये शायद सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। पीसीएस, हालांकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मतलब मुझे पता है कि ये पूछा गया था प्रश्न, और हाई कंपटीशन लेवल में पूछा गया था। तो जिस समय यूरोपियन का भारत में आगमन हुआ था, उस समय उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? बताओ। दिल्ली सल्तनत काल। उस समय दिल्ली सल्तनत काल का शासन चल रहा था उत्तर भारत में। आई बात, मैंने ये कहीं नहीं मेंशन किया, लेकिन इसी को बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल मेथड। तो देखो 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। तो प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस के द्वारा आगमन हो जाता है। लेकिन ये बात है 1608 ईस्वी में, और मोहन वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हो चुका था। लेकिन इसका पतन 1507, जैसे इसका पतन हो जाता है 1707 ईस्वी में इसका पतन हो जाता है, अर्थात गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे अंग्रेज प्रभुत्व होने, मैंने क्या बताया 1857 की क्रांति में अंग्रेज यहाँ पर जो आए थे व्यापार करने के लिए, तो 1857 की क्रांति जो हुई थी, तो हम एक प्रकार समझ लीजिए हम लोग को सफलता मिली नहीं, विफल हो गए थे। तो उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो शासन व्यवस्था था वो कंप्लीटली किसके पास चला गया था? ब्रिटिश ताज के पास, महारानी के पास चला गया था। अब अंग्रेज पहले अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, अब पहले अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, अब 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्ट शासन कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। कब? 1857 की क्रांति, जब हम लोग फेल हो गए थे, विफल हो गए थे, तो सारा शासन व्यवस्था, सारा शासन और प्रशासन, दोनों शासन और प्रशासन, दोनों व्यवस्था किसके पास चला गया था? ब्रिटिश ताज के पास। ताज सरकार को बोला जाता है, महारानी को बोला जाता है। वहां के जो राजा ना, राजा कह लो या ताज कह लो, तो वहां उस समय महारानी थी, तो महारानी के पास चला गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, और धीरे धीरे बढ़ा था। ये बात है 1857 की बात है। लेकिन जैसे ही 1707 में मुगल साम्राज्य जब पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसके बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व बन जाता है। मतलब 1857 की क्रांति के बाद वो प्रत्यक्ष और मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासन और प्रशासन, दोनों व्यवस्था, दोनों उनके पास शक्ति चली गई थी। किसके पास? 1857 की क्रांति के पास, 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश ताज के पास, है ना, ब्रिटिश महारानी के पास, उसके पास प्रत्यक्ष रूप से शासन और प्रशासन शक्ति दोनों उसके पास चली गई थी। कब? 1857 की क्रांति जब हम लोग विफल हो गए थे, उसके बाद सारी शक्तियां शासन और प्रशासन की सभी शक्तियां किसके पास चली गई थी? महारानी के पास चली गई थी, ब्रिटेन महारानी के पास चली गई थी। ये बात है 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन जैसे ही 1707 में जब मुगलों का पतन हो जाता है, तो यहाँ से अंग्रेजों का प्रभुत्व होता है, वो कंप्लीटली शासन करने लग जाते हैं और हम पर रोक जमाने लग जाते हैं, हम पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लग जाते हैं। और याद करो इतिहास की वो घटना 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। याद रखना वो डेट है 1700। आप देखो हम लोगों ने लिंक कर चुका मध्यकालीन इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री से, हम लोगों ने लिंक कर चुका। कैसे कह दो, गाड़ी की जो रफ्तार ऐसी होनी चाहिए ना। कब हम लोग पिछला जब लॉन्ग ड्राइव पे जब जाते हो, आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, तो बहुत बोरिंग लगता है यार। 2 घंटे के रास्ता या 3 घंटे का, इवन जो 24 घंटे का जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, मतलब किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो 24 घंटे का जो रास्ता होता है बहुत बोरिंग होता है।
तो कोशिश कीजिए कि उसको इंटरेस्ट बनाए। लेकिन कैसे इंटरेस्ट बनाएंगे? कुछ रोचक कहानी होगी। अब वहां पर 2-3 लोग मिल गए, अब पता चला जिस हम जो हमें सीट अलॉट हुआ है ट्रेन में, जो सीट हमें मिला, अब पता वहां पर 2-3 लोग हैं, वहाँ तीनों लोग खड़ूस के खड़ूस है ना, बात करना पसंद करते यार, बात करते तो मुंह ऐंठते हैं, मतलब कि कह लो, मतलब कहने का मतलब वो लोग अच्छे से बात नहीं है, उनका व्यवहार नहीं है, उनका बिहेवियर गुड बिहेवियर नहीं है, उनका सेंस अच्छा नहीं है, बात करने का लहजा ठीक नहीं है, वो गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, देखने का नजरिया, मतलब कि जो लॉन्ग ड्राइव जो आप लोग जा रहे हो, लॉन्ग डेस्टिनेशन पर लोग जा रहे हो, जो 24 घंटे लगने वाला है, और आप साथी को अच्छा चयन नहीं कर पाओगे, तो किस तरीके से आपका जीवन सुखमय हो पाएगा? आप लोग बहुत सारे, तो कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, बहुत से लोग वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तुम्हारे साथ रहना है, जन्मों जन्म तक साथ रहना है। अब सोचो उस सफर में, उस वादा में आप लोगों ने किसी गलत व्यक्ति के साथ अपने ये वादा कर लिया कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, और वो जीवन साथी अगर आपने गलत चयन कर लिया, तो सोचो किस तरीके से प्रॉब्लम होने वाला है। जीवन साथी वही अच्छा जो आपको हर एक जीवन में सुख प्रदान करते रहे, मतलब कि आपका सोच बिहेवियर मैच करे, आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच की जो प्रक्रिया है, वो सोच मिलना चाहिए, आपकी थिंकिंग मिलना चाहिए, आपकी बिहेवियर मिलना चाहिए, उस व्यक्ति का गुड बिहेवियर होना चाहिए, सोचने और समझने की क्षमता अलग होनी चाहिए, है ना। और क्या पता चला कि छोटी छोटी गलती से वो मुंह नाराज हो जाता है, मुंह फुला लेता है, तो ये बात अच्छी बात है? मतलब जरा कि रिलेशनशिप में या किसी भी दोस्त हो या रिलेशन, कोई, मतलब यहाँ पर मैं किसी रिलेशन को ही नहीं मैं टारगेट कर रहा, दोस्ती भी हो या मतलब किसी प्रकार का, या फिर तो भाई बहन का रिलेशन हो गया, या फिर तो किसी प्रकार से अभी जो रिलेशन चल रहा है, अभी जो यूरोपियन जो है ना, यूरोप का जो भी कल्चर चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो भी चल रहा है, ये सब जो सिस्टम चल रहा है, अगर आप ये जो रिलेशन बनाते हो, अगर इसमें थिंकिंग मैच नहीं करेगा, विचारधारा अगर मैच नहीं करेगा, तो कैसे बोल सकते हो दिस इज माई जीवन साथी, दिस इज माई, ये जो मेरा है जीवन साथी है, हमेशा मतलब जीवन के लिए, जीवन भर के लिए मैं इसके साथ रहूंगा? कि ये थिंकिंग जब मैच नहीं करेगा तो क्या आप रह सकते हो? तो समझने की कोशिश कीजिए ना, इसी से लिंक करने की कोशिश कीजिए ना। मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे इतिहास को रोचक बना सकते हो? तो कोई भी विषय पकड़ लीजिए, या कोई रिलेशन पकड़ लीजिए, या भाई बहन का रिलेशन पकड़ लो, या दोस्त का रिलेशन पकड़ लो, इवन आप मैरिज के बाद जो भी रिलेशन बनता है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन बनता है, और उस रिलेशन में अगर रोचक कहानी नहीं होगी, कोई रोचक कोई दिलचस्पी कहानी नहीं होगी, तो आप कैसे इंटरेस्ट बना सकते हो अपनी लाइफ, कैसे इंटरेस्ट बना सकते हो? उसी प्रकार किसी सब्जेक्ट को अगर इंटरेस्ट बनाना है ना, तो उसको रोचक कहानी में बदलो, उसको रोचक मतलब कि आम भाषा में बोला जाए, इंटरेस्ट बनाओ यार, समझने की कोशिश करना। तो मैंने किस प्रकार से मिडाइवल हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री को लिंक किया और उसको रोचक बनाया। बहुत सारे टीचर यही ऐसे पढ़ाते, मिडाइवल हिस्ट्री बाबू खत्म हो गया, आप देखो दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, वो लोग लिंक नहीं कर पाते। जब लिंक नहीं कर पाएगा तो फिर बताओ कैसे हिस्ट्री को रोचक कहानी बना सकता है? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, किस प्रकार से मिडाइवल हिस्ट्री जब समाप्त होता है 1707 ईस्वी में, मुगल वंश जब समाप्त होता है, लेकिन याद करो मैंने क्या बताया था, 1857 की क्रांति के बाद सारा शासन व प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश महारानी के पास, ब्रिटिश ताज के पास चला जाता है। और वो सारी सत्ता तो चली गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा था कि जो मुगल वंश अभी चल रहा है, मुगल साम्राज्य अभी जो चल रहा है, जो मुगल सत्ता जो चल रहा है, मुगल काल जो चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ बगावत करें और हमारी हार हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो लोग डर रहे थे, मुगल वंश से डर रहे थे, मुगल शासकों से वो लोग डर रहे थे। तो जैसे ही 1707 ईस्वी में मुगल का पतन हो जाता है, कंप्लीटली मुगलों का जब समाप्त हो जाता है, मुगल वंश समाप्त हो जाता है, तो यहाँ से अंग्रेजों का प्रभुत्व होता है। अंग्रेज यहाँ पर बहुत तेजी से विकास करते हैं। और याद करो इतिहास की वो घटना जब 1757 में प्लासी का पहला युद्ध होता है। और प्लासी का पहला युद्ध किसके साथ होता है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों को द्वारा एक सेनापति था, सेनापति था, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक सेनापति हुआ करता था उस समय। तो यहाँ से अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति लड़ रहा था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और एक बंगाल का नवाब था जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का उस समय नवाब था। जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेजों का सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ युद्ध होता है ना, एक प्रकार से युद्ध होता है। कहां पर होता है? प्लासी। प्लासी एक जगह का नाम है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में प्लासी एक जगह का नाम है। प्लासी प्रकार से हम लोग घास के जैसा पौधा है, इस प्रकार से प्लास नाम है उसका। प्लास एक प्रकार से पौधा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, प्लास पौधे का नाम है। और उस इलाके में बहुत सारा प्लास पौधा होता है, तो उस स्थान का नाम रख दिया प्लासी, है ना, प्लास उस स्थान का नाम रख दिया। और उसी जगह पर एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो उसी स्थान पर एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी की जगह का नाम है, उस जगह पर प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये जगह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और एक अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक समझ लीजिए युद्ध को एक अलग डायरेक्शन मिल जाता है। तो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर ने क्या मतलब कि अपने नवाब के प्रति, अपने राजा के प्रति एक धोखाधड़ी किया। क्या धोखाधड़ी किया?
रॉबर्ट क्लाइव ने उसको एक लालच दिया कि भाई तुम क्या करो, अपने सैनिकों को सिलेंडर करवा दो, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। अब मिर्जा जाफर, यहाँ एक लंबी कहानी है, मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम अपने गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ये प्रकार से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मिर्जा जाफर जो था किसका सेनापति था, वो बंगाल का सेनापति था। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का सेनापति था मिर्जा जाफर। मिर्जा जाफर ने धोखा दिया अपने नवाब को, अपने राजा को धोखा दिया। क्या धोखा दिया था, जो अंग्रेज था उसको बोला था कि तुम अपने सैनिकों को सिलेंडर करवा देना, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। हुआ यूं 1757 में जब युद्ध होता है तो सोचो, एक तरफ अंग्रेज का 300 सैनिक, मात्र 300 सैनिक, 300 साढ़े 300 सैनिक था, और एक तरफ 18,000 सैनिक था। सिराजुद्दौला का 18,000 सैनिक था, और इस युद्ध में 18,000 सैनिक था, और इस युद्ध में 18,000 सैनिकों को मिर्जा जाफर के द्वारा सिलेंडर करवा दिया गया। मतलब उसको सिलेंडर करवा करके हथियार सामने रखवा दिया गया। सोचो, 18,000 सैनिकों को सिलेंडर करवा करके, और 300 सैनिक, अंग्रेज का मात्र 300 सैनिक था, उस 300 सैनिकों की मदद से 18,000 सैनिकों को बंद करवा करके एक कोलकाता में एक मतलब कि किला है, एक मतलब कि हॉल है, उस हॉल में बंद करवा दिया गया था, और भूखे प्यासे रख करके उन सभी 18,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेज के जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। ये केवल एक षड्यंत्र था, एक मतलब समझ लीजिए षड्यंत्र था। कल्पना करो ना यार, एक अंग्रेज है, 300 अंग्रेज है, और एक तब 18,000 भारतीय सैनिक है, बंगाल का नवाब है, उसका 18,000 सैनिक था। और ऐसा ये भी माना जाता है कि भारत का एक व्यक्ति अंग्रेज को, 2 व्यक्ति को आराम से उठा के पटक सकता है, आराम से उसको हरा सकता है। सोचो, भारतीय लोगों के पास इतना क्षमता होता है, इतना मजबूत होता है ना, कि दो अंग्रेज को आराम से, 2 अंग्रेजों के साथ आराम से लड़ सकता है। सोचो, एक तरफ 18,000 सैनिक, वो 18,000 चाहते ना 36,000 सैनिकों को मार सकते थे, लेकिन एक तरफ 18,000 सैनिक, एक तरफ 300 सैनिक, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में 18,000 सैनिक हार गए बेचारे। सिर्फ एक ही गलती की वजह से। वो जो मिर्जा जाफर था ना, एक लालच था, गद्दी का लालच था, सत्ता का लालच था उसे, कि मुझे बंगाल का नवाब बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं अंग्रेज को भी भाप गया कि जो मिर्जा जाफर है ना, इसके मन में कुछ हो ही चल रहा है, और उससे भाग करके, उसे जान करके, उसे अपने एक षड्यंत्र में रचा, एक षड्यंत्र के माध्यम से वो अपने में मिला लिया। बोला कि तुम सेनापति हो, सिराजुद्दौला जो नवाब है वहां का जो राजा, उसका तुम सेनापति हो, वफादार सेनापति हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये काम करना, मैं जानता हूँ कि तुम नवाब बनना चाहते हो, लेकिन क्या करना, इस युद्ध में सारे सैनिकों को बंदी बनवाने में हमारा मदद करना, सारे सैनिकों को सिलेंडर करवा देना। अयो होता है ऐसा भी। अब 18,000 सैनिकों को बंद करवा करके उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है, और मिर्जा जाफर, सॉरी, जो सिराजुद्दौला था, जो नवाब था, उसे मार दिया जाता है। अगर युद्ध में हार गया तो फिर राजा को तो मरना, मतलब कि उसका तो काम था। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है, और मिर्जा जाफर को कठपुतली नवाब बनाया जाता है, पॉपेट नवाब बनाया जाता है। अब पॉपेट मतलब क्या होता है, ये कठपुतली क्या नवाब होता है? कठपुतली नवाब का मतलब होता है जो अंग्रेज बोलेगा वही करेगा। नवाब वही है, राजा वही है, लेकिन जो अंग्रेज बोलेगा, जो रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा ना, वही करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर, ये युद्ध तो जीत चुका था, रॉबर्ट क्लाइव तो युद्ध जीत चुका था, तो मिर्जा जाफर को क्या जरूरत था बंगाल का नवाब बनाना, खुद ही बन जाता। देखो दोस्त, ऐसा नहीं, अभी अंग्रेज भारत में इतने देर से फैले नहीं है। अगर वो खुद नवाब बन जाता, राजा बन जाता, तो एक बगावत शुरू होता, जैसे 1857 की क्रांति में बगावत शुरू हुआ था। सोचो, अंग्रेज कितना समझदार थे। अगर हम डायरेक्ट सत्ता में आते हैं, डायरेक्ट नवाब बन जाते हैं, तो फिर से विद्रोह हो जाएगा। अब क्या पता ये विद्रोह हो जाएगा, हम लोग को खदेड़ कर भगा दिया जाएगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं डर था। इसीलिए मैं कहा जाता हूँ, इतिहास से आप लोग बहुत ऐसे चीजें आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आप लोग प्लीज सीखना और कोशिश करना कि जो आज घटना घटा है वो दोबारा ना घटे, जो आज गलती है वो दोबारा ना गलती, और कोई भी आप स्टेप उठाए, कोई भी आप काम करने के लिए जाए, और कोशिश करना कि जो पिछले बार गलती हुआ था वो गलती दोबारा नहीं हो। अपनी गलतियों से हमेशा सीखना और दूसरी को गलतियां सीखना, ये इतिहास आपको ये सिखाता है। तो आप इतिहास क्या सिखाता है, बोलते इतिहास जाने से क्या कहा, हम दूसरा के इतिहास पढ़ेंगे। अरे भाई, दूसरा के इतिहास इसलिए पढ़ेंगे कि उस इंसान ने अपने जीवन में क्या गलतियां किया है और उसे क्या भुगतना पड़ा है, वो गलती आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सिराजुद्दौला मिर्जा जाफर, उसको पता था कि मेरा बंगाल का नवाब जो है, मेरा जो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसको क्या पता था कि जो मेरा जो सेनापति है, जो मेरा वफादार सेनापति है, कि मेरे साथ ऐसा करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सीख देता है कि जो अपना जो दोस्त बनाओ, अपना रिलेशन बनाओ, वो हमारा वफादार होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हमने कोई रिलेशनशिप में बनाया, क्या पता वो पैसा लेकर के पैसा ऐंठना चाहता हो, या उसका कुछ और मकसद हो कि हमसे वो पैसा ऐंठना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक व्यक्ति हूँ, हालांकि राम नाम का कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल राम नाम का व्यक्ति है, ये काफी धनी व्यक्ति है, लगता है उसका हुलिया से लगता है कि पैसा वाला व्यक्ति है, वो किसी से रिलेशन बनाता है, लेकिन रिलेशन राम को लगता है कि अच्छा रिलेशन है, लेकिन जिसके साथ वो रिलेशन बनाता है, जिस लड़की के साथ वो रिलेशन बनाता है, लड़की से क्या सोचती है कि भाई ये धनी व्यक्ति है, पैसा वाला व्यक्ति है, इसे मैं पैसा ऐंठना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है, राम को एहसास ही नहीं होता, जब उसको एहसास हो जाता है कि लड़की पैसा ऐंठने वाली है, इसे छोड़ देता है। तो लड़की को तो यही काम था यार कि बस मुझे पैसा ऐंठना है, अंत में तो मुझे अलग ही होना है। तो ये इतिहास आपको सीख देता है, जो हमारा पार्टनर हो, जो हमारा सेनापति हो, जो हमारा सेनापति नहीं कहने का, जो हमारा पार्टनर हो, जो इवन हमारा जो दोस्त हो, हमारा जो रिलेशनशिप जिसके साथ हो, वो हमारा वफादार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे आड़ में आकर के, हमारे विपक्ष में जाकर के वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर दे।
तो ये आप लोगों को इतिहास सीखना चाहिए भाई। मतलब बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं इतिहास का, तो इतिहास का मतलब ही होता है इतिहास, बीते हुए कहानी को पढ़ना। लेकिन आपको यह दायित्व बनता है कि हमने इतिहास पढ़ा, इससे हम लोगों ने क्या सीखा। तो मीर जाफर के साथ मीर जाफर ने जो गलती किया, प्लीज आप लोग ऐसा कभी गलती मत करना, और अपने कोशिश करना जो जिससे दोस्ती करते हो, जिससे रिलेशन बनाते हो, ये हमेशा अपना वफादार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीर जाफर की तरह मीर जाफर की तरह हमें धोखा दे, समय पर धोखा दे दे। तो ये प्रकार षड्यंत्र था, मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया था। जो अंग्रेज कहता था वही करता था। अंग्रेज अगर चाहता अंग्रेज खुद नवाब बन सकता था, खुद राजा बन सकता था। मैंने कितना बढ़िया इतिहास को आपको पर्सनल लाइफ से मैंने लिंक किया, किस प्रकार से लिंक किया मैंने आपको समझाया कि जिससे भी दोस्ती कर दो, जिससे भी आप रिलेशन बना। 1 जनवरी आने वाला है ना दोस्त, आप लोग बहुत सारे लोगों से रिलेशन बनाओगे, वादा करो, याद करना। आप इसे कंफर्म कर लेना कि किसके साथ मैंने प्रॉमिस करना है, क्या प्रॉमिस करना है, वो इंसान अच्छा है या नहीं भी है, इसका आप लोग थोड़ा सा एक बार है ना पता कर लेना। तो 1757 क्रांति कौन जीत जाता है? रॉबर्ट क्लाइव जीता। कहने का मतलब 1757 की क्रांति नहीं हुई थी, 1757 में ये रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, अंग्रेजों को यहाँ पर मतलब जीत मिलती है। अब इसके बाद दूसरा युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। ये भी एक प्रकार से निर्णायक युद्ध होता है। और इसमें क्या युद्ध होता है? इसमें भारत के 3 बड़ी बड़ी सेना लड़ रही थी, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब सिजाउद्दौला अवध के नवाब सिजाउद्दौला था। बंगाल के नवाब मीर कासिम। देखो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें भारत की तरफ से 3 सेना लड़ रही थी। कौन कौन? अवध के नवाब और बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और पूछा जाएगा कि बताओ 1764 ईस्वी में वो 3 भारतीय सेना कौन थी, वो कौन कौन लोग थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो मीर जाफर था ना, मीर जाफर के बाद आता है मीर कासिम, तो मीर कासिम था। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। अवध का नाम सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये मीर कासिम वही व्यक्ति था जो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया गया था। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध पूछेगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको बार बार मैं बता रहा हूं। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये 3 सेना थी और बहुत बड़ी बड़ी सेना थी। और अंग्रेज की तरफ हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की तरफ केवल एक ही सेना थी, हेक्टर मुनरो। और भारत की 3 बड़ी बड़ी सेना थी। 3 बड़ी भारत, मैं पूरा संपूर्ण भारत की बता रहा हूँ, 3 बड़ी बड़ी सेना थी। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। अब होता क्यों है बक्सर? अब बक्सर कहाँ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बक्सर बिहार की एक भूमि है। बक्सर एक जिला का नाम है भाई। बक्सर जैसे आप बिहार पढ़ोगे, उसमें अभी जगह नहीं है, मैं बता देता हूँ। बक्सर एक जिला है, बिहार स्टेट में आता है बक्सर। तो उसी बिहार राज्य में है ना, उस जिले में, बक्सर जिले में युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध जिसे कहा जाता है। बक्सर एक जगह, जिसे मैंने बताया ना, प्लासी एक जगह का नाम है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में आता है। उसी प्रकार 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर कहाँ है? बिहार राज्य का एक जिला है बक्सर। तो उसी बक्सर जिले में एक युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें भारत की 3 सेना लड़ रही थी, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। और किसके साथ लड़ रही थी? तो अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ रही थी। और होता यूं है, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो जीत जाता है, अर्थात यहाँ अंग्रेज के द्वितीय युद्ध यहाँ पर जीतता है। यहाँ पर अंग्रेज दूसरी बार जीत जाता है। एक तो 1757 में जीता था, प्लासी के युद्ध में जीता था, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जीता गया था। और 1764 ईस्वी में जो बंगाल का 1764 ईस्वी में जो ये युद्ध कर रहा था, कौन? हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो इसमें भी हेक्टर मुनरो जीत जाता है। तो 2 जीत होती है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के द्वारा जीत यहाँ मिल जाती है। अब जैसे ही यहाँ जीतता तो मैंने क्या बताया, भारत के 3 बड़ी बड़ी सेना थी, तीनों हार जाती है, तीनों परास्त हो जाती है। अब 1764 ईस्वी में ये दोनों निर्णायक युद्ध था। बंगाल का नवाब जैसे ही हारा ना, जैसे ही हार गया, तो बंगाल का नवाब जैसे हार गया, तो बंगाल पे किसका शासन हो गया? डायरेक्ट रूप से। अब तो सारे राजा तो वहां पर चले गए, मर गए। सभी राजा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सभी बंगाल में सभी राजा तो हार चुके हैं, है ना। जितने भी शासक थे वहां पर राजा नहीं, वहां पर नवाब कहा जाता था उस समय। तो बंगाल के जितने भी नवाब थे, जितने भी शासक थे, सभी के सभी हार गए, सभी के सभी पराजित हो चुके। अब वहां पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से किसका शासन हो गया था? अंग्रेजों का शासन हो गया था 1757 में। लेकिन अभी पूरा कंप्लीटली भारत में उनका भी सत्ता का कायम नहीं हो पाया। लेकिन जैसे 1764 ईस्वी में भारत की 3 बड़ी बड़ी सेना हार जाती है, तो 1764 ईस्वी के बाद अंग्रेजों का पूरे संपूर्ण भारत में प्रभुत्व जम जाता है, मतलब कि एक सत्ता कायम कर लेता है। अंग्रेजों का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन होने लगता है। तो ये जो 2 युद्ध था, ये एक प्रकार से निर्णायक युद्ध था। किसके लिए निर्णायक युद्ध था? अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध था। कौन? 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध, जिस समय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल को जीत लिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल को कब जीता गया था, बताओ जरा।
देख सही में 2 बार पकड़ा हूँ, इसका ध्यान कहीं और है। अरे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल को कब जीता गया था यार, कब वो हारा बंगाल कब जीता था? 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दौला हार गया। तो सिराजुद्दौला हार गया तो क्या कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव जीता। तो रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज था या कौन पाकिस्तानी था? अंग्रेज था। तो मैंने क्या प्रश्न पूछा कि बताओ अंग्रेजों के द्वारा या फिर तो ब्रिटिशर के द्वारा कि बंगाल को कब जीता गया था? 1757 ईस्वी में, जब वहां के जब नवाब को जो हार दिया, मारा गया था, है ना, बंगाल का नवाब जब हार गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को कब जीता गया था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, अर्थात बंगाल को जीत जाता है 1757 ईस्वी में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन किसका हो जाता है? अंग्रेजों को हो जाता है। लेकिन अभी पूरा भारत में उसका कायम नहीं हुआ था, है ना, उसका शासन भी कायम नहीं हुआ था। तो 1764 ईस्वी में संपूर्ण भारत को जीत लेता है। अर्थात कहने का मतलब 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध होता है तो संपूर्ण भारत में उसका शासन कायम हो जाता है, मतलब कि शासन करने लग जाता है। क्योंकि 1757 में केवल बंगाल को जीता था। बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था ना, वो उसको हरा करके बंगाल पर उसने अपना शासन व्यवस्था कायम कर लिया था। 1764 में जो 3 बड़ी बड़ी सेना थे, तीनों को हरा दिया। कहाँ का? बंगाल का नवाब भी था, उसमें शामिल था मीर कासिम जिसे बोला जाता है, तो मीर जाफर था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव तो डायरेक्ट नवाब तो बना नहीं, डायरेक्ट शासक बना नहीं, तो मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया था। लेकिन मीर जाफर को थोड़ा सा ध्यान भटकने लगा, इसको हटाओ, ये बोका है, इसको हटाओ, मीर कासिम को बनाया जाता है। तो मीर कासिम को बनाया, लेकिन मीर कासिम को बनाया उसका कुछ अलग ही सोचता, क्या हम तुम्हारे अनुसार काहे काम करें, हम अपने अनुसार काम करेंगे। तो उसने बगावत शुरू कर दिया। तो मीर कासिम ने बगावत, कौन? मीर जाफर के बाद जो मीर कासिम आया था ना, तो रॉबर्ट मतलब कि अंग्रेज के अनुसार काम नहीं कर, क्योंकि जो मीर जाफर था ना कठपुतली नवाब था, मतलब अंग्रेज के अनुसार काम करता था, लेकिन वो बोक्का था, मतलब तो समझदारी थी नहीं। तो अंग्रेजों ने सोचा ये तो बोक्का है, इसको तो कुछ समझदारी है नहीं, इसको हटा के मीर कासिम को बनाया जाए। लेकिन मीर कासिम था तो वो उसका दो सोचता, पहले सोचा कि नहीं सर हम आपके अनुसार काम करेंगे, हमको नवाब बनाइए। जैसे मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है तो बोलते हम तुम्हारे अनुसार क्या काम करें, हम तुम्हारे अनुसार काम नहीं करेंगे, हम अपने अनुसार काम करेंगे। तो उसने बगावत शुरू कर दिया। तो 1764 आते आते उसने एक नया बगावत शुरू किया। उसमें 3 बड़ी बड़ी सेना थी। मीर कासिम कहाँ था? बंगाल का नवाब। हालांकि उसको पहले सोचता कि सर हम आपके अनुसार काम करेंगे, हमको नवाब बनाइए ना, ये बकवा कहल नवाब बनाइए। 1700 जब होता ना इसमें 1757 में, तो मीर जाफर को जो बनाया गया था तो बोला कि बकवा कहल बनाइए, इसको हटा के हमको बनाइए ना, हम अपने अनुसार काम करेंगे, हम बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, अपने अनुसार काम करेंगे। लेकिन जैसे मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है तो बदल जाता है कि तुम बदल सकते हो तो हम काहे नहीं बदल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम अपने अनुसार काम करेंगे, तुम्हारा अनुसार काम ना करेंगे हम। तो मीर कासिम के बगावत शुरू करता है। उसके साथ 2 और बड़ी बड़ी सेना थी। एक बंगाल का नवाब हो गया मीर कासिम, एक हो गया अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और एक हो गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो तीनों मिलकर के जब युद्ध करता है 1764 ईस्वी में, तीनों हार जाता है। तब जाकर के अंग्रेजों का पूरे संपूर्ण भारत में शासन करने लग जाता है। पूरे संपूर्ण भारत में उनका शासन व्यवस्था चालू कर देता है, अपना शासन करना शुरू कर देता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो प्रशासन करना शुरू कर देता है। तो पहले बंगाल को जीता था 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और संपूर्ण भारत को जीता था, मतलब कि शासन कायम कर पाया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। समझ आ रहा है किस तरीके से मध्यकालीन इतिहास को लिंक किया। पतन हो गया था, मुगल का पतन हो गया था 1707 में, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा राजा रह गया था, जैसे मीर कासिम, है ना, बंगाल का नवाब था, मीर कासिम रह गया था, और भी बहुत सारा। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है और मध्यकालीन इतिहास को लिंक किया जाता है। अब यहाँ से 1764 ईस्वी में कौन जीत चुका है? और यहाँ पर अंग्रेज जीत चुका है। बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के द्वारा जीत गया। अब यहाँ से एक नया सत्ता का शुरुआत होता है, अंग्रेजों का शुरुआत होता है, ब्रिटिश काल की शुरुआत होता है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब भाई मॉडर्न हिस्ट्री तो ज्यादा डूबना नहीं है, हमें पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास है। तो आज तक इतना ही। देखो ये एक प्रकार से रोड मैप था कि हम अपनी गाड़ी को मध्यकालीन इतिहास कैसे आगे गाड़ी को बढ़ाना। अभी मैंने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने ये भी नहीं बताया कि मध्यकालीन इतिहास में कितने महत्वपूर्ण चैप्टर है, केवल तो मैंने ये बताया कि अपनी गाड़ी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो आज तक इतना ही।